हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आई होप आज की आपकी एग्ज़ाम जो है एसएसटी की वो बहुत ही अच्छी गई होगी। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जो एसएसटी की आपकी एग्ज़ाम हुई आज, उसके जो हम लोग क्वेश्चंस हैं उसको क्या करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला सेक्शन हमारा आता है यहाँ पे, है ना। पहले सेक्शन में हम लोग क्या देखते हैं, सेक्शन ए हमारा आ रहा है ना। इसमें हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना। टोटल इसमें हमें कितने क्वेश्चन दिखेंगे, 20 मार्क्स के हैं। तो 20 क्वेश्चन हमें आपको क्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश्ड संवद कौमुदी, यानी कि संवद कौमुदी को किन्होंने क्या किया था, पब्लिश किया था। पहले ऑप्शन आपके हैं राज सुंदरी देवी, है ना। सेकंड ऑप्शन आपके हैं ताराबाई शिंदे। ऑप्शन सी आपके हैं राजा राम मोहन राय एंड ऑप्शन डी आपके हैं राम चड्ढा। तो जो हम लोग सामवेद कौमुदी की बात करते, इनको पब्लिश किन्होंने किया था, तो इनको जो पब्लिश किया था वो राजा राम मोहन राय ने किया था, यानी कि आपके ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, सही होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड हम लोग देखते हैं, इसमें हमें क्या बोला गया है, मैच द फॉलोइंग करने। हमें क्या करने हैं, इसके अंदर मैच करने हैं कॉलम ए एंड कॉलम बी को। पहला आपका है फेरस, यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के आपको मिनरल्स दिए गए हैं। पहला आपका है फेरस, नॉन फेरस, नॉन मेटेलिक, एनर्जी। और कॉलम बी में आपके यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल क्या हो रहा है, आपको शो हो रहे हैं। तो हम लोग अगर एग्जाम्पल की बात करें, जो फेरस हमारा होगा वो फेरस क्या हो जाएगा, हमारा कोबाल्ट में आएगा हमारा, है ना। यानी कि हमारा ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट का हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। तो अगर हम लोग फर्स्ट में ऑप्शन डी की बात करते हैं तो हमें कहाँ देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ बी में देखने को मिलता है। अगर आगे हम लोग डिस्कस करें तो नॉन फेरस में हमें क्या देखने को मिलेंगे, तो नॉन फेरस के अंदर हमें बॉक्साइट देखने को मिलेंगे। वही हम लोग बात करते हैं नॉन मेटालिक की, तो नॉन मेटालिक के अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगे, ग्रेनाइट देखने को मिलेंगे। लास्ट हमारे एनर्जी, तो जैसा कि हमें पता है कि कोल क्या हमारा एक एनर्जी का फॉर्मेशन बनता है। तो इसमें हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारे करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें हमें बताई गई है क्या है, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, दे आर असर्शन एंड रीजन आर, रीड बोथ स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला आपका है असर्शन ए, क्या बोलता है हमारा, ऑन प्रशियन इनिशिएटिव क्या है हमारा, जोलेवेरिन कस्टम यूनियन वाज फॉर्म्ड। एंड हमारा रीजन आर क्या दे रहा है हमारा, इट वाज टू क्रिएट यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउिंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल। तो इसमें हम लोग बात करते हैं अगर, तो ऑप्शन हमें क्या दिए गए हैं, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसमें हमें ऑप्शन बी में दी गई है बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड हमारा है ए इज ट्रू बट आर इज रॉन्ग। एंड लास्ट हमारे हैं ए इज रॉन्ग बट आर इज ट्रू। यानी कि इसमें हमें ऑप्शंस जो दिए गए हैं, तो इसमें हमें पहला क्या देखना है कि पर्शियन के इनिशिएटिव से क्या हुआ, तो जोलेवेरिन कस्टम यूनियन को क्या किया गया था, फॉर्म किया गया था, है ना। तो हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है इट वाज टू क्रिएट यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउिंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो इसमें हम लोग बात करें तो आई थिंक हमारे ऑप्शन यहाँ पर क्या होने चाहिए, ऑप्शन बी हमारे सही होने चाहिए, है ना। आप लोग इसमें हमें बताओगे कमेंट करके कि आपने कौन सा आंसर किया, या इसके कौन से करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेंगे, या कौन से करेक्ट आंसर आपने किए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें बताई गई है आइडेंटिफाई द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। यानी कि बेल्जियम में क्या किया गया था हमारा, तो बेल्जियम के अंदर हमने क्या देखा था, तो बेल्जियम के अंदर हम लोग बात करेंगे पावर शेयरिंग को अरेंज किया गया था। यानी कि जो पावर है वो अलग अलग ग्रुप्स तक, अलग अलग पीपल के ग्रुप्स तक, अलग अलग कंट्री के पार्ट से लोगों को क्या दी गई थी, पावर उनको शेयर की गई थी। तो उसका मेन हमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या देखने को मिला था। फर्स्ट हमारे हैं इस्टेब्लिशिंग अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बनाना चाहते थे, है ना। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, तो टोटली कंट्रोल किनका होता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है। सेकंड हमें क्या देखने को मिलता है, सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, है ना। ऑप्शन सी हमारे इस्टेब्लिशिंग कल्चरल एंड एजुकेशनल मैटर ऑफ डच। एंड लास्ट हमारे हैं एकोमोडेटिंग लिंग्विस्टिक एंड रीजनल इंटरेस्ट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर सही आंसर की हम लोग बात करें तो हमारे क्या हो जाएंगे, बी हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। यानी कि जो सेंट्रलाइज्ड किया गया था, जिसको पॉलिटिकल कंट्रोल को, यानी जो पावर शेयरिंग की गई थी वो हर अलग अलग ग्रुप्स के लोगों तक दी गई थी। ये मेन क्या था इनका, मेन इनका क्या था, वो पावर शेयरिंग का इनका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि पॉलिटिकल कंट्रोल को अब जो गवर्नमेंट बनेगी उसको क्या किया जाए, सेंट्रलाइज्ड किया जाए।
नेक्स्ट हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की इंडिकेटर यूज टू मेजर अ कंट्रीज डेवलपमेंट। यानी कि जब भी हम लोग क्या करते हैं कंट्री के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कंट्री के डेवलपमेंट में हम लोग किन चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं, क्या प्राइमरी प्रोडक्शन हम लोग देखते हैं, क्या हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्शन को देखेंगे, या फिर हम लोग क्या देखेंगे जीडीपी की देखेंगे, या फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को देखेंगे। तो जब भी क्या आते हैं हम लोग बात करते हैं किसी की इंडिकेटर की कंट्री के मेजर के लिए कि कंट्री कितना डेवलप है कितना डेवलप नहीं है, उसमें हम लोग किसकी बात करते हैं जीडीपी की, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। यानी कि हम लोग हमेशा क्या करते हैं जीडीपी के थ्रू क्या करते हैं चीज़ों को मॉनिटरिंग करते हैं कि हमारा कंट्री कितना डेवलप हो रहा है कितना डेवलप नहीं हो रहा है। यानी कि अगर हमारा जीडीपी क्या कर रहा है ग्रो कर रहा है, इट मीन्स हमारी कंट्री क्या हो रही है डेवलप कर रही है। और अगर हमारा जीडीपी क्या कर रहा है डाउनफॉल में जा रहा है तो उस टाइम में हम लोग क्या समझेंगे कि जो हमारी कंट्री है वो कहीं ना कहीं कर रही है डेवलपमेंट, अब उनका नहीं हो रहा है, वो कंट्री क्या कर रही है प्रॉब्लम है वहाँ पे, कंट्री में कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ में वहाँ पे देखने को नहीं मिलते। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 6 है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे 6 है एंड क्वेश्चन नंबर हमें 7 दो हमें क्या दिए गए यहाँ पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए गए। पहला हमारा है बुद्धिज्म इमर्ज फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया है ना। बुद्धिज्म क्या किए थे ईस्टर्न इंडिया में इमर्ज हुए थे है ना, ईस्टर्न इमर्ज फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया एंड स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शन। यानी जो बौद्धिज्म की हम लोग बात करते हैं बौद्ध धर्म की वो कहाँ पे होते हैं तो इंडिया के पूर्वी यानी कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में क्या करते हैं वो इमर्ज होते हैं, वहाँ से स्टार्ट होती है एंड वहाँ से क्या होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में क्या करते हैं वो लोग फैलना शुरू करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों ड्यू टू कल्चरल चेंज, ड्यू टू सिल्क रूट, ड्यू टू ट्रेड एंड ट्रेवलर्स, या ड्यू टू यूरोपियन एफर्ट्स। अगर हम लोग मेनली बात करते हैं कि जो बौद्धिज्म का स्प्रेड हुआ था ऑल ओवर द वर्ल्ड में तो एक्सचेंज तो ऑफकोर्स हमें देखने को मिलेगा, सिल्क रूट भी है क्योंकि इसी के थ्रू क्या होती थी ट्रेड्स वगैरह ट्रेवल होती थी और अलग अलग कंट्री में जो हमारे ट्रेड एंड ट्रेवलर्स होते थे वो भी क्या करते थे जाते थे। यानी कि हम लोग आंसर्स की बात करेंगे तो हमारे ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है Arrange the following events of Indian national movement in chronological order and choose the correct option। पहला हमारा है फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, लाहौर सेशन है ना, ये हमारी कब हुई थी 1923 के अंदर हुई थी है ना। लाहौर सेशन हमारा 1929 के अंदर हमें देखने को मिलता है ना। गांधी इरविन पैक्ट की हम लोग बात करते हैं तो गांधी इरविन पैक्ट आई थिंक हमारे 1931 के अंदर होते हैं एंड हम लोग डिप्रेस क्लास की फॉर्मेशन की बात करें तो ये हमारे 1930 के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लोग क्या करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, यानी कि हमारे ऑप्शन डी और ऑप्शन ए हमारे क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। सेकंड हम लोग बात करते हैं तो सेकंड हमारे क्या आएंगे ऑप्शन हमारे सेकंड सही होंगे। तो सेकंड ऑप्शन हमें कहाँ पे दिख रहा है बी में, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बी हमारे क्या होंगे करेक्ट आंसर हमारे हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन 9 हम लोग क्या करते हैं साथ में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, क्या हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इरिगेशन सिस्टम इन मेघालय, यानी कि मेघालय के अंदर कौन सा इरिगेशन सिस्टम हमें देखने को मिलता है। तो हम लोग बात करें तो क्या हमारा है टू यूज लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, क्या हमारा है टू रिमूव वाटर फ्रॉम सॉइल एंड लास्ट हमारे हैं टू यूज बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो हम लोग बात करते हैं मेघालय के अंदर तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा हम लोग किसका यूज करते हैं बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का मेघालय के अंदर क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं। आपके ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई द क्रॉप्स, यानी कि क्वेश्चन में क्या देखें इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं ना, उसके जो भी हमारे आंसर्स होंगे उसके बारे में डायरेक्टली ना पता कि हमें क्या की गई है उसके बारे में सर्टेन इंफॉर्मेशन दी गई है एंड उसी इंफॉर्मेशन के बेस क्या करने हैं हमें उस क्रॉप को क्या करने हैं आइडेंटिफाई करने हैं। पहला आपका है इट इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया, यानी कि पहला क्या बोला गया कि स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड का मतलब होता है कि ज़्यादातर इंडिया के अंदर लोग इसको ज़्यादातर क्या ऑलमोस्ट हर इंडियन इसको क्या करते हैं खाते ही खाते हैं।
इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस क्रॉप्स, और इंडिया क्या है, तो इंडिया इस क्रॉप का सेकंड लार्जेस्ट क्या है, प्रोड्यूसर है, यानी कि जो क्रॉप है इंडिया इसके प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पर क्या आता है, वर्ल्ड में आता है। और हमारा क्या, इट इज़ अ खरीफ क्रॉप, ये क्या है, खरीफ क्रॉप भी हमारा है। एंड इट रिक्वायर्स हाई ह्यूमिडिटी विथ 100 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। अब हमारे ऑप्शंस क्या हैं, पहला हमारा रागी है, बाजरा है, वीट एंड हमारे क्या है, राइस है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, इसके क्रॉप्स की बात करें तो हमारे आंसर कौन से हो जाएंगे, हमारे राइस हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, है ना। हमारे आंसर कौन से होंगे, जो राइस हमारे आंसर है वो क्या हो जाएंगे, हमारे सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दी गई है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 10 है ये भी हमारा क्या दिया गया है, मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन हमारी दी गई है। पहला हमारा है मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि कॉलम ए कॉलम बी हमें दी गई है। कॉलम ए में हमें क्या दिया गया, कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारी यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट एंड टेरिटरी लिस्ट हमारे हैं। नेक्स्ट हमारा इधर में सब्जेक्ट दी गई है, पहला हमारा ट्रेड यूनियन है, बैंकिंग है, पुलिस है और हमारे इंटरनेट है। तो अगर हम लोग क्या बात करते हैं, अगर हम लोग यूनियन लिस्ट की बात करते हैं तो यूनियन लिस्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, तो पहला हमारा यूनियन लिस्ट होता क्या है, तो यूनियन लिस्ट हमारे क्या होंगे, तो ऐसे लिस्ट, ऐसे वर्क होंगे, ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर लॉ बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, लॉ बनाने के लिए पावर किसके पास होती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो उसमें हमारे कौन से हो जाएंगे, हमारे बैंकिंग क्या हो जाएंगे, हमारे यूनियन लिस्ट के अंदर आएंगे। सेकंड हम लोग बात करते हैं स्टेट लिस्ट की, तो स्टेट लिस्ट के पास क्या होती है, अपनी पुलिस होती है, यानी कि जो पुलिस होती है वो हमेशा क्या होती है, स्टेट के अंडर में आती है, एक्सेप्ट फॉर दिल्ली। न्यू दिल्ली के केस में थोड़ा बहुत क्या हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि न्यू दिल्ली के केस में क्या होती है, तो न्यू दिल्ली के अंदर जो पुलिस है वो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है हमारी, क्योंकि वो हमारी क्या है, एक यूनियन टेरिटरी भी है। नेक्स्ट हमारा है कंकरेंट लिस्ट। अब कंकरेंट लिस्ट में हम लोग क्या देखते हैं, तो कंकरेंट लिस्ट में वो टॉपिक हमारे देखने को मिलते हैं जिसमें जो भी लॉ बनेंगे, है ना, जो भी उसके अंदर रूल्स लॉस रेगुलेशंस को बनाई जाएगी, उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही मिलके क्या करेंगे, उसके अंदर लॉ बनाएंगे। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेड यूनियन। तो जो ट्रेड यूनियन की जो भी लॉ बनेगी उसके अंदर हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल करके क्या करेगी, लॉ को बनाएंगी। एंड लास्ट हमारे रेसिडरी लिस्ट। अब रेसिडरी लिस्ट किसके अंदर आएगी हमारी, तो ये आएगी हमारी, इसके अंदर हमें इंटरनेट देखने को मिलेंगे, यानी कि फर्स्ट का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो फर्स्ट के बी हमारे सिर्फ और सिर्फ एक ही, यानी कि जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग, तो आगे हमारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे 11 है ना। 11 12 हम लोग क्या करते हैं एंड 13 एक साथ में देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन 11 में हमें क्या बताया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि इनमें से जो कौन सा स्टेटमेंट हमें दिया गया है वो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में क्या करेगा, सबसे अच्छा हमें क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कौन से ऐसे स्टेटमेंट जो सबसे ज़्यादा क्या कर रहे हैं, बेस्ट डिस्क्राइब कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट को। पहला हमारा है इनकरेजिंग मेन टू टेक लीडरशिप रोल्स। सेकंड हमारा है प्रमोटिंग सुपेरियरिटी ऑफ वुमेन ओवर मेन। लास्ट हमारा है इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड राइट्स फॉर वुमेन। एंड लास्ट मीटिंग द राइट्स ऑफ मेन इन ऑल स्फेयर्स। यानी कि पहला क्या बोला गया हमें कि इनकरेजिंग करना है मेन को कि वो क्या कर सके, जो लीडरशिप का जो रोल है वो किनको दिया जाए, मेन को दिया जाए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएंगे, हमारे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है प्रमोटिंग सुपेरियरिटी ऑफ वुमेन ओवर मेन। तो ये ऑप्शन भी क्या कर जाएगा, गलत कर जाएगा। अगर हमें वुमेन को एम्पावरमेंट करना है तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि हम लोग मेन को क्या करें, वुमेन को सुपेरियरिटी बना दे मेन के ऊपर, है ना। तो ये भी हमारे ऑप्शन क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड राइट्स फॉर वुमेन। तो ये ऑप्शन हमारे क्या होंगे, सही हो जाएंगे। यानी कि जो वुमेन को हमें जो राइट्स हम देंगे, जो अधिकार दिए जाने हैं और जो अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी वो उनको क्या मिले, इक्वल मिले। जितना मेन को दिया जाए उतना ही वुमेन को भी वो अपॉर्चुनिटीज एंड राइट्स इक्वली दिए जाएं। एंड लास्ट आपका है लिमिटिंग द राइट्स ऑफ मेन। अब मेन के राइट्स को लिमिट करने से क्या होगी, वुमेन की इंपावरमेंट हम लोग थोड़ी कर पाएंगे। तो हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, जो ऑप्शन सी हमारे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है
हाउ डू पॉलिटिकल पार्टी इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी टू द पब्लिक, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी कि क्या हमें देखने को मिलता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अकाउंटेबिलिटी पब्लिक को, अपनी जनता को, लोगों को, उनके सिटीजन्स को, है ना, जवाबदेही कैसे होती है, अकाउंटेबिलिटी कैसे बनती है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, सोशल मीडिया कैंपेन के थ्रू, इनकरेजिंग पार्टनरशिप के थ्रू, या फिर थ्रू इलेक्शन एंड वोटर सपोर्ट। तो अब अकाउंटेबिलिटी कैसे, सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, थ्रू इलेक्शन एंड वोटर सपोर्ट के थ्रू। जब इलेक्शन होगी तो वोटर अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी है, मतलब क्या है कि अगर आप लोग आपको चुन करके लेके आ रहे हैं तो आपकी जवाबदेही बनती है कि आप उनके लिए क्या करो, काम करो, है ना। हमारे ऑप्शन क्या होंगे, डी हमारे यहाँ पर सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर हमारे क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे 13 होंगे। 13 में हमें क्वेश्चन क्या बोला है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेमोक्रेसी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि हमें यहाँ पर क्या करने हैं, तो हमें स्टेटमेंट को पढ़ना है और डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग कौन से ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं उसको हमें क्या करने हैं, बताने हैं। पहला क्या बोला गया हमारा प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। अब डेमोक्रेसी क्या करती है, तो अपने लोगों के पर्टिकुलरली क्या करती है, इक्वालिटी है, प्रमोट करती है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा है गवर्नमेंट बाय फ्यू इंडिविजुअल्स, ये क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। अब जब फ्यू इंडिविजुअल्स के थ्रू आएंगे तो क्या बनेगी, हमारी मेजॉरिटिज्म बनेगी, है ना, जो कि डेमोक्रेसी का पार्ट वो नहीं होती है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो ये ऑप्शन भी हमारे क्या होंगे, सही हो जाएंगे। यानी कि क्या करती है, तो डेमोक्रेसी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, तो जो हमें ह्यूमन राइट्स हैं, जो मानव अधिकार हमें दिए गए हैं, वो हमारे क्या होते हैं, प्रोटेक्ट रहते हैं। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या रहेंगे, प्रोटेक्ट रहेंगे। एंड लास्ट वन हमारे हैं इंश्योर्स चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम, वो चेक करती है, बैलेंस सिस्टम एक पूरा क्या करती है, बना करके रखती है। तो ये भी हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। यानी कि हमारा ऑप्शन 1, 3 एंड 4 क्या होगा, हमारा ऑप्शन सही होगा। और हमें कहाँ मिलेंगे, हमारे ऑप्शन नंबर सी के अंदर, यानी कि हमारा ऑप्शन सी का हो जाएगा, 13 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। यानी कि क्या बोला गया, जब कभी क्या हो, सेंटर और स्टेट यानी कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जब कभी मतभेद हो जाए, किसी चीज को लेके डिस्प्यूट हो जाए, तो उन चीजों को रिजॉल्व कौन करेंगे, क्या वो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया करेंगे, है ना, क्या वो हमारी सुप्रीम कोर्ट करेगी, क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, या फिर क्या हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर करेंगे, है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हम लोग क्या देखते हैं, जब डिस्प्यूट्स की बात आती है अलग अलग स्टेट के अंदर, स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो वहाँ पे जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो किनके थ्रू की जाती है, कोर्ट्स के थ्रू की जाती है। अब कोर्ट के थ्रू भी क्या होती है, जो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ कोर्ट होती है, जो सबसे अपर कोर्ट होती है हमारी कंट्री में, वो कौन सी होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है। सुप्रीम कोर्ट ही क्या करेगी, सेंटर स्टेट के बीच में डिस्प्यूट्स, अलग अलग स्टेट के बीच में डिस्प्यूट्स को क्या करती है, हमारी सुप्रीम कोर्ट ही रिजॉल्व करती है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, Which one of the following is a significant aspect of globalization? अब जब ग्लोबलाइजेशन आता है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यानी ग्लोबलाइजेशन का कौन सा एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट हमें देखने को मिलता है। क्या हमारा वो यूनिफॉर्म कल्चर होगा, क्या इन्वायरमेंटल सपोर्ट होगा, क्या हमारा वो सपोर्ट टू डोमेस्टिक मार्केट होगा, या फिर एक्सेस टू न्यू मार्केट होगा। अगर हम लोग देखें तो हम लोग जो सबसे सिग्निफिकेंट हम लोग एस्पेक्ट देख सकते हैं वो क्या होगा, हमारा न्यू एस्पेक्ट्स, एक्सेस ऑफ न्यू मार्केट्स होंगे। यानी कि जब कभी क्या ग्लोबलाइजेशन आएगा तो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू क्या होता है, पूरी दुनिया एक दूसरे कनेक्ट होती है। जैसे अभी के टाइम पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे आप लिवाइस की जीन्स वगैरह अगर आप पहनते होंगे तो लिवाइस क्या हमारी इंडियन कंपनी नहीं है, फॉरेन की कंपनी है। लेकिन सिंपली क्या होता है हमारा, अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आया तो हमें न्यू मार्केट मिला, न्यू मार्केट का एक्सेस मिला कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारे करेक्ट हो जाएंगे। क्या होंगे, हमारे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस इज मोस्ट सुटेबल फॉर लिटरेसी रेट। यानी कि कौन से ऐसे हमें क्या है डेफिनेशन देखने को मिलेंगे जो लिटरेसी रेट को क्या करेंगे, बेस्ट क्या करेंगे, उसको बताएंगे। पहला हमारा है द लिटरेट पॉपुलेशन एट द ग्लोबल लेवल, है ना। नेक्स्ट हमारा है द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पीपल इन द 7 years एंड एबव।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल, नंबर ऑफ स्कूल्स इन अ रीजन। अब स्कूल खोलने से लिटरेसी थोड़ी आएगी जब तक बच्चे वहां पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, है ना। तो हमारा ऑप्शन सी और डी तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम लोग लिटरेसी की बात करते हैं तो कौन सा, क्या हम लोग ग्लोबल लेवल पे लिटरेसी देखेंगे, तब ग्लोबल लेवल पे जब लिटरेसी रेट हम लोग देखेंगे तो अलग अलग कंट्री के बीच में करेंगे, तो वो ज़्यादा बेटर, किससे बेटर ज़्यादा हमारा कौन सा होगा, द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 ईयर्स एंड एबव, यानी कि आसपास देखेंगे तो वो हमें ज़्यादा क्या करेंगे, आसपास के कुछ सालों में हम लिटरेसी रेट को देखें तो वो हमारे लिए ज़्यादा क्या करेगी, कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट रहेगी। तो हमारे ऑप्शन इसके अंदर क्या हो जाएंगे, हमारे ऑप्शन नंबर बी हमारे सही होंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 17 के अंदर, है ना। 17 एंड 18 क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, एक साथ देखते हैं। तो 17 क्वेश्चन में क्या बताई गई है, तो यहाँ पर हमें एक टेबल शो की गई है, इन टेबल के रेफरेंस में क्या किया गया, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन हमारा, स्टडी द टेबल गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, यानी कि हमें क्या करना है, टेबल को स्टडी करने हैं एंड क्वेश्चन के अपने आंसर देने हैं। तो पहला क्या है हमारा, यहाँ पर हमें अलग अलग डिफरेंट मेंशन की गई ABCD के रेफरेंस में, है ना। यहाँ पर हमारा शो हो रहा है एंड यहाँ पर हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक हमारे 2018 के यहाँ पर क्या हो रहा है, शो हो रहे हैं, है ना, जो कि अलग अलग हमें यहाँ पे क्या नंबर्स में देखने को मिलेंगे। पहला हमारा है विच ऑफ द क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक इन द वर्ल्ड। अब हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक का मतलब क्या हो गया, तो जिसका नंबर सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा अच्छी कंट्री होगी। तो यहाँ पर हमें क्या दी है, ऑप्शन कंट्री ए की, कंट्री सी की, कंट्री ए की और कंट्री डी की दी गई है। तो हम लोग इनमें कंपैरिजन करते हैं तो कंट्री ए का कितना हमें 73 देखने को मिल रहा है ना। कंट्री हम लोग क्या सी की अगर हम लोग बात करें तो कंट्री सी का हमें कितना देखने को मिलता है, 148 देखने को मिला है हमें। कंट्री हम लोग डी की बात करते हैं तो डी कंट्री को 154 रैंक मिला हुआ है एंड कंट्री ई की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हमें 143 रैंक हमें देखने को मिली है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक में अंदर कौन सी कंट्री सबसे बेटर है, तो हमें क्या देखने को मिलेगी, जो कंट्री हमारी ए है वो क्या होगी, हमारी सबसे अच्छी उसकी क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक है, यानी कि ऑप्शन ए हमारे क्या होंगे, करेक्ट हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, रीड द इमेज ऑफ द चेक, ये क्या हमारी एक चेक का हमारा क्या है, इमेज हमें दी गई है ना। इसमें क्या करना है, चेक नंबर हमें क्या करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं। तो चेक नंबर हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कुछ हमें नंबर शो की गई है एंड सेम नंबर हमें यहाँ पर नीचे लिखे गए थे। इन ऑप्शंस में से कौन से हमारे चेक होंगे, तो जो हमारे स्टार्टिंग का यहाँ पे जो नंबर हमें दिखता है वही क्या होता है, हमारा चेक का नंबर होता है, जो कि हमारे ऑप्शन किससे मेंशन है, तो जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में क्या है, हमारा मेंशन है 362255, है ना। ये हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, चेक नंबर के करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हम लोग, इसमें हमें क्वेश्चन दी गई है किसके लिए, तो विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, क्वेश्चन देखने को मिल रही है। क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जब हम लोग लोन लेते हैं तो दो सोर्स ऑफ हमारे दो सेक्टर्स हैं, एक तो फॉर्मल सेक्टर है, दूसरा हमारा इनफॉर्मल सेक्टर में आता है। तो हमें यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है, फॉर्मल सेक्टर के बारे में। तो क्या आपके फ्रेंड्स होंगे, मनी लेंडर्स होंगे, तो फॉर्मल सेक्टर की हम लोग बात करेंगे, फॉर्मल सोर्स की, तो क्या होंगे हमारे बैंक, हमारे सी नंबर क्या हो जाएंगे, सही होंगे। आगे क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 19, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर आर डिवाइडेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिस, यानी कि हमें क्या किया गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर को, जो कि आपने अपने क्या पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स से चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा होगा, तो उनको जो डिवाइड किया है सेक्टर्स को अलग अलग में, प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्सरी में, तो इनको डिवाइड किया गया, इनके क्या बेस है, किस बेसिस पे इनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। क्या वो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, क्या आपको नेचर ऑफ एक्टिविटीज देखने को मिलते हैं, क्या वो नेचर ऑफ ओनरशिप है, क्या वो नेचर ऑफ इनकम के बेस पे है। तो हम लोग कंट्री को जो हमने अपनी इकोनॉमी को 3 सेक्टर में कंपनी को डिवाइड किया है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में एंड टर्सरी में, इसको हमने किस बेसिस पे किया है, तो इसको हमने नेचर ऑफ एक्टिविटीज के बेसिस पे किया है, यानी कि हमारे ऑप्शन बी क्या होंगे, इसके अंदर करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या हमारा,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इन इंडिया कंट्रोल्स द इशुएंस ऑफ करेंसी एंड रेगुलेट्स द क्रेडिट सिस्टम इन द कंट्री। यानी कि कौन सा बैंक हमारे इंडिया के अंदर क्या करता है, तो करेंसी को क्या करता है, छपने के लिए कंट्रोल करता है, एंड क्रेडिट सिस्टम को क्या करता है, हमारे कंट्री में कंट्रोल करता है। क्या हमारा वो पंजाब नेशनल बैंक है, क्या हमारा वो इंडियन बैंक है, क्या आरबीआई यानी कि हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगी शॉर्ट फॉर्म में, एंड क्या हमारा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई है। तो कौन सी ऐसी बैंक है जो हमारे कंट्री के अंदर क्या करती है, इशुएंस ऑफ करेंसी को क्या करती है, कंट्रोल करती है, एंड क्रेडिट सिस्टम को क्या करेगी, मैनेज करेगी, रेगुलेट करेगी। तो कौन सी बैंक हमारे कंट्री के अंदर है, आरबीआई, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सेंट्रल बैंक भी हम लोग आरबीआई को क्या करते हैं, बोलते हैं। तो सेक्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप आपने अपने आंसर्स को क्या किया होगा, मैच किया होगा, है ना। नेक्स्ट हमारे हैं सेक्शन बी। अब सेक्शन बी हमारे क्या है, तो यहाँ से हमें क्या होते हैं, क्वेश्चन आंसर हमारे क्या होते हैं, चैप्टर के स्टार्ट होते हैं। जो पहला हमारा सेक्शन हमें देखने को मिल रहा है सेक्शन बी में क्वेश्चन आंसर के, ये हमारा क्या है, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, यानी कि बहुत ही छोटे वर्ड में आपको 2 नंबर के आपके हैं, तो हाईली आप 2 लाइंस में क्या कर सकते हो, अपने आंसर्स को दे सकते हो। पहला क्या हमारा क्वेश्चन है, हाउ वाज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, है ना, क्या बोला गया हमारा कि हाउ वाज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्रूशल फॉर द ट्रेड नेटवर्क ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। अब 16th सेंचुरी के टाइम पे क्या था, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वो ट्रेड नेटवर्क को सेटअप करने, ट्रेड नेटवर्क के लिए क्या था, एक बहुत ही क्रूशल रोल क्या करता था, प्ले करता था। अब इसके हमें आंसर्स अगर देने को, सबसे पहले हम लोग क्या देंगे कि हमारे पास क्या था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पास क्या था, तो हमें यहाँ पर लार्ज एग्रीगेरियन क्या हमें देखने को मिलता है, लैंडस्केप देखने को मिलता है ना, लार्ज एग्रीगेरियन लैंडस्केप देखने को मिलता है, यानी कि एग्रीकल्चर करने के लिए हमारे पास एरिया क्या थी, काफ़ी ज़्यादा थी। साथ ही हमारे पास क्या था, डाइवर्स क्रॉप प्रोडक्शन थे। क्या थे हमारे, डाइवर्स क्रॉप प्रोडक्शन, यानी हम लोग तरह तरह के क्या करते थे, क्रॉप्स का हम लोग प्रोडक्शन करते थे, है ना। स्पेशली हम लोग बात करेंगे किन चीज़ों की, तो स्पेशली हम लोग देखेंगे किसकी, कॉटन की, जिसकी डिमांड क्या थी हमारे, तो जर्मनी के अंदर क्या थी, कॉटन की डिमांड हमें क्या देखने को मिलती है, यूरोप के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया में। कहाँ पे हमें, यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया में, यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर क्या थी, कॉटन की डिमांड हमें क्या देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो ये हमारे कुछ क्या है, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस कारण से क्या था, हमारा 16th सेंचुरी के अंदर इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या थी, बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करती थी ट्रेड नेटवर्क के लिए, है ना। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, क्या बोला गया हमारा, सजेस्ट एनी 2 वेज, क्या है, सजेस्ट एनी 2 वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि लैंड डिग्रेडेशन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमसे क्या पूछे गए हैं, तो यहाँ पर हमसे 2 सजेशन दिए गए, यानी कि कौन से ऐसे 2 सजेशन हो सकते हैं, कौन से ऐसे 2 तरीके हो सकते हैं जिससे हम लोग क्या करेंगे, लैंड डिग्रेडेशन के प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला हम लोग क्या देखेंगे, तो पहला हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, जो माइनिंग हम लोग करते हैं, हम लोग जो माइनिंग करते हैं, माइनिंग एक्टिविटीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं ना, कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटीज़, है ना। माइनिंग यानी जो खनन का जो हम लोग काम करते हैं उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग और क्या देख सकते हैं, तो अफोरेस्टेशन हम लोग करेंगे, पेड़ पौधे हमें ज़्यादा लगाने चाहिए, है ना। अफोरेस्टेशन हो सकते हैं हमारे, इसके लिए अफोरेस्टेशन से क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम क्या होगी, हमारी सॉल्व होगी। तो अगर हम लोग एफोरेस्टेशन करेंगे, प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे, किस चीज़ की, प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं हम लोग, किस चीज की, प्रॉपर मैनेजमेंट, है ना, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेस, है ना, ग्रेस की हम लोग क्या करेंगे, अगर प्रॉपर मैनेजमेंट कर देंगे तो इससे क्या होंगे हमारे, तो ग्रेस की प्रॉपर मैनेजमेंट करने से हमें क्या मिलेगा, कैन हेल्प सम एक्सटेंट, कैन हेल्प टू, कुछ हद तक हमें क्या मिलेगा, कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट, है ना, कुछ हद तक हमें क्या मिलेगा, इन चीज़ों से हमें रिलीफ, लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम खत्म होती दिख सकती है। आगे हमें क्या बोला गया है,
सजेस्ट एनी टू वेज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। अच्छा ध्यान देंगे आप, जो 22 आपको दी गई इसमें दो क्वेश्चन है, इसमें आपके ऑप्शंस और दे रहे हैं, तो आपको इन दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन क्या करना था, बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं सजेस्ट एनी टू वेज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए हम लोग कौन से क्या कर सकते हैं, दो स्टेप्स ले सकते हैं। तो बहुत सारे स्टेप्स हम लोग क्या करेंगे, पहला तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आर का हम लोग यूज कर सकते हैं, आर है ना, ये आर आपकी मूवी की नहीं है, ये कौन सी है हमारी, रीयूज, रिसाइकल एंड रिड्यूस, है ना, ये 3 साइकिल हमारे आर के हम लोग क्या कर सकते हैं, इन चीजों के थ्रू कर सकते हैं। साथ ही हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लांटिंग कर सकते करेंगे हम लोग। अब प्लांटेशन करने से भी क्या होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे क्या रहेंगे, कंजर्व होंगे। साथ में हम लोग और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा हम लोग बात करेंगे रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस के अलावा प्लांटेशन हम लोग कर सकते हैं, है ना। और भी बहुत सारे एक्टिविटीज जो हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग बात करेंगे किसकी, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, क्या है हमारे रिन्यूएबल एनर्जी जो होते हैं हमारे, तो रिन्यूएबल एनर्जी का हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जिसमें किसकी बात करेंगे, विंड की, सन, है ना, विंड की, सोलर एनर्जी, इस तरह की चीजें जो कि कभी क्या होती है, खत्म नहीं होती हैं। तो इन चीजों का यूज करने से, एनर्जी के फॉर्मेशन में इनको यूज करने से क्या होंगे हमारे, तो उससे हमारे जो रिसोर्सेज क्या रहेंगे, कहीं ना कहीं कंजर्व हमारे रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 23 क्वेश्चन क्या बता रहे हैं हमें कि हाउ डज द यूनाइटेड नेशन, क्या बोला गया है, हाउ डज द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यूएनडीपी बोलते हैं, डेवलपमेंट क्राइटेरियन डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, यानी कि क्या बोला गया है कि वर्ल्ड यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक ये दोनों ही क्या करते हैं, डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट को करने का जो क्राइटेरिया है, इन दोनों का अपना क्या है, डिफरेंट है। तो किस कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट है, हमसे क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है हमसे। तो अगर हम लोग बात करेंगे यूएनडीपी की, तो यूएनडीपी क्या करते हैं, हमारे जो यूएनडीपी है ये क्या करते हैं, यूजेस सेवरल कॉम्बिनेशन, क्या करते हैं, सेवरल अलग अलग कॉम्बिनेशंस को क्या करते हैं लोग, अलग अलग फैक्टर्स आप बोल सकते हो, को यूज करते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं किसको, जैसे हम लोग बात करते हैं एजुकेशन को लेके, किसकी बात करते हैं हम लोग, एजुकेशन को लेके ये लोग देखते हैं डेवलपमेंट में। हेल्थ को ये लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं आपके, तो यूएनडीपी है, आपके एजुकेशन देखते हैं, हेल्थ को देखते हैं, है ना, आपकी इनकम को देखते हैं। इन बेसिस पे क्या करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में क्या करते हैं, बताते हैं ना, कि डेवलपमेंट के बारे में क्या करते हैं, इनकी जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग फैक्टर्स पे बेस्ड होती है। जिसमें क्या, एजुकेशन को लोग देखते हैं, हेल्थ को देखते हैं कि वहाँ के लोगों की हेल्थ कैसी है, साथ ही वहाँ के लोगों की इनकम कैसी, इन पे भी क्या होता है, इनका फोकस होता है। लेकिन हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक का सिर्फ और सिर्फ का एक ही फैक्टर है, और वो फैक्टर क्या है आपका, पर कैपिटा इनकम। जो हमारी वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक हमारी जो है रिलाई, है ना, रिलाई ओनली ऑन, क्या हम लोग बोल सकते हैं, रिलाई ओनली ऑन पर कैपिटा इनकम। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे रिलाई करती है, हमारी पर कैपिटा इनकम पे ही क्या करती है हमारी वर्ल्ड बैंक रिलाई करती है। लेकिन हमारी जो यूएनडीपी है वो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाती है, अलग अलग फैक्टर्स को मिला के चेक करती है, एजुकेशन को, हेल्थ को और इनकम को। तो आई होप आपने आंसर इसको अपने आंसर्स में क्या किया होगा, मेंशन किया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24, रोल ऑफ वुमेन इज ग्रेजुअली इनहैंसिंग इन द पॉलिटिक्स ऑफ द एग्जामिन द स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने हैं तो ज़्यादा बेटर होंगे। इसलिए कि सिंपल बोला क्या गया है कि जो वुमेन का रोल है ना, वो इनहैंस हो रहा है पॉलिटिक्स, कंट्री के पॉलिटिक्स में। तो इसको आपको क्या करना है, अपने आंसर्स को देने हैं। अब इसे इनहैंस करेगा तो इससे क्या होगा, हमें क्या देखने को मिलेगा, जब वुमेन भी क्या करेंगी, पार्टिसिपेट करेंगी डेमोक्रेसी के अंदर, इलेक्शंस के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, तो इससे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको कहीं ना कहीं क्या मिलेगी, जेंडर में इक्वालिटी देखने को मिलेगी। यानी कि जो भी वुमेन वहाँ पर क्या जाएगी, पॉलिटिक्स में जाएंगी, क्या करेंगे, अच्छे से आवाज़ उठाएंगे, उनके हक के लिए क्या करेंगे, लड़ेंगी। तो उससे कहीं ना कहीं आपका जो जेंडर गैपिंग है, जेंडर में जो डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिल रहा है हमारे कंट्री के अंदर, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, खत्म होगा। जेंडर इनइक्वालिटी क्या करेगी, इनइक्वालिटी खत्म होगी और जेंडर इक्वालिटी हमें अपने कंट्री के अंदर थोड़ी और तेजी से क्या होंगे, देखने को मिल रहे हैं। साथ ही बात करेंगे डेमोक्रेसी की, तो इसे हमारा डेमोक्रेसी भी क्या करेगा, बिल्ड होगा। क्या होगा,
बिल्डिंग डेमोक्रेसी। अब बिल्डिंग डेमोक्रेसी का मतलब क्या है हमारा, तो डेमोक्रेसी हमारे क्या बोलता है, तो डेमोक्रेसी में सबको साथ लेके चलते हैं, है ना, सबका साथ सबका विकास होता है हमारे डेमोक्रेसी के अंदर। तो वुमेन भी आएंगी, तो इससे ओवरऑल पूरी क्या होगा, कम्युनिटी का डेवलपमेंट होगा, ओवरऑल पूरे हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो एक कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको आपने क्या क्या अपने एग्जाम में आई होप लिखा होगा आपने बहुत ही अपने आंसर्स में अच्छे से। आगे बढ़ते हैं हमारे, तो आगे हमारे हैं सेक्शन सी। और ये जो सेक्शन सी हमारा ये क्या है हमारा, इसके अंदर हमारे 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे और ईच क्वेश्चन हमारे क्या करेंगे 3 मार्क्स को कैरी करेंगे, यानी कि इस सेक्शन के अंदर हमारे हर एक क्वेश्चन क्या करेंगे 3 मार्क्स के कैरी करेंगे। पहला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है, जो हमें यूनिफिकेशन के बारे में बताई गई है, किसकी हमें दो अलग अलग कंट्री का क्या दिया गया है, इसके अंदर हमें यूनिफिकेशन की हमें क्या की गई है, बात की गई है। पहले हम लोग बात करें तो हमें पहला में जर्मनी का यूनिफिकेशन देखने को मिला है और दूसरे में हमें एनालाइज करने हैं प्रोसेस को, जो इटालियन यूनिफिकेशन है कि इटली का जो यूनिफिकेशन हुआ था। तो इसमें भी क्या हमें आप ध्यान से देखोगे इसमें आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी कि आपको दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन क्या करना था, बनाना था, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो दोनों क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। पहला क्या बोला गया हमारा कि पहला हमारा है जर्मनी का यूनिफिकेशन। तो हम लोग क्या देखते हैं कि 1860 में क्या होता है, 1860 के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि 1860 में क्या होता है, जो ऑटो वन बिस्मार्क होते हैं ऑटो वन बिस्मार्क, है ना, ऑटो वन बिस्मार्क हमारे क्या करते हैं, तो 1816 के अंदर जो कि क्या होते हैं पर्सिया के होते हैं, कहाँ के होते हैं, पर्सिया के होते हैं। ये सिंपली करते क्या है, तो ये 3 फैक्टर्स करते हैं, क्या करते हैं हमारे, तो ये प्रोवोक्ड करते हैं 3 शॉट, क्या करते हैं 3 शॉट को क्या करते हैं, 3 शॉट को क्या करते हैं, प्रोवोक करते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से थे उसको जरा हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं डिसिसिव वॉर होती है, क्या होती है, फिर इसके बाद यहाँ पर डिसिसिव वॉर होती है। और ये जो वॉर हमारी होती है वो किसके किसके अगेंस्ट में होती है, तो ये जो वॉर होती है वो किसके अगेंस्ट में हमें देखने को मिलेगी, तो डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस। किसके अगेंस्ट में याद करो आप, तो डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड किसके अगेंस्ट में हमें देखने को मिली है, फ्रांस, है ना, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के अगेंस्ट में क्या हमें देखने को मिलती है, वॉर देखने को मिलती है। और इसमें क्या होता है अलाइन, इसी के साथ क्या होता है हमें अलाइनिंग देखने को मिलते हैं, अलाइनिंग द स्मॉलर जर्मन स्टेट्स, और अलाइनिंग द क्या देखने को मिलते हैं, स्मॉलर जर्मन स्टेट। इसके थ्रू में क्या देखने को मिलते हैं, अलाइन होते दिखते हैं जर्मन के स्मॉलर स्टेट, है ना, पर्सिया के बिहाइंड पर्सिया, है ना, किसके, तो बिहाइंड हम लोग किसकी बात करते हैं, तो प्रसिया की बात करते हैं, बिहाइंड प्रसिया इन एड्स, किसमें, डिफीट में, है ना, वहां पर क्या करते हैं वो डिफीट होते हैं। एंड ऑफ डिफीट ऑफ फ्रांस, फ्रांस में यहाँ पे क्या होते हैं, फ्रांस के डिफीट में यहाँ पर सारी बातें क्या करती हमारे चलती हैं। एंड लास्टली क्या हमें देखने को मिलता है कि 1871 में, किसमें, 1871 में क्या हमें देखने को मिलेगा कि 1871 के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि वो क्या करते हैं, जो ऑटो वन बिस्मार्क होते हैं यूनिफाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, जर्मनी को वो यूनिफाइड कर देते हैं और नेशन स्टेट को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। एंड क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं किस चीज़ का, तो नेशन स्टेट का क्या करते हैं वो फॉर्मेशन करते हैं, है ना। और साथ ही हमें क्या देखने को मिलता है, जर्मन का एम्पायर भी वहाँ पे हमें बनते हुए दिखता है। तो ये हमारे क्या थे, तो ये हमारे थे जर्मनी के यूनिफिकेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमारे इटालियन का यूनिफिकेशन हमारा किस तरीके से हुआ था। अगर हम लोग इटली के यूनिफिकेशन की बात करते हैं ना, इटली की यूनिफिकेशन की अगर हम लोग क्या करेंगे बात करेंगे, तो इटली के यूनिफिकेशन में क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ ईयर वाइज हमें क्या करना है, चीज़ों को पॉइंट करने हैं। तो अगर हम लोग क्या करते हैं ईयर वाइज बात करते हैं, तो इटली का जो यूनिफिकेशन होता है हमारा वो 1851 में क्या होता है हमारा स्टार्ट होता है ना। और इसके बीच में ये ख़त्म कब होती है हमारी, तो 1871 के अंदर क्या होती है, ये हमारा इटली का कम्प्लीटली क्या होता है यूनिफिकेशन हो जाता है। अब 1851 की हम लोग बात करें तो कांग्रेस ऑफ वीना होती है, क्या होती है 1851 के अंदर जो कांग्रेस क्या होती है, कांग्रेस ऑफ वीना, है ना,
कांग्रेस ऑफ वीना क्या करती है 1815 के अंदर, जो विच मार्क्ड द, वो क्या करती है, ये मार्क करती है, विच मार्क्ड द, विच मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द, क्या करती है, विच मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द टू प्रोसेस। यहाँ पे क्या है, तो दो प्रोसेस को क्या करते हैं 1851 के अंदर क्या करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं। इसके 1840 क्या हमें देखने को मिलता है 1800, सॉरी यहाँ पर हमारे क्या होंगे 1800 हमारे कितने हो जाएंगे 15 होंगे, है ना, 1800 क्या होंगे हमारे 15। इसके बाद हमें 1848 में क्या देखने को मिलता है, तो 1848 में क्या जो रेवोल्यूशंस होते हैं, रेवोल्यूशन ऑफ 1848 जो होता है वो क्या करता है, यूनिफिकेशन को क्या करता है, परसिपेट करता है, क्या करता है, परसिपेट करता है, परसिपेटेड यूनिफिकेशन को 1848 में क्या होता है, यूनिफिकेशन को क्या किया जाता है यहाँ पे हमारा परसिपेट किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे 1858 के अंदर। अब 1858 की हम लोग बात करते हैं, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, जो केवर एंड नेपोलियन 3 होते हैं, कौन होते हैं हमारे, जो केवर एंड नेपोलियन जो थर्ड होते हैं, ये यहाँ पर क्या करेंगे, तो केवर एंड नेपोलियन थर्ड जो हमारे होंगे ये क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज अ वॉर, ये क्या करते हैं, वॉर ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, वॉर को ऑर्गेनाइज करते हैं, वॉर ऑर्गेनाइज करते हैं किस चीज के लिए, टू विन, जीतने के लिए। अब किस चीज को जीतने के लिए लोग क्या करेंगे, वॉर को ऑर्गेनाइज करेंगे, तो वीना को जीतने के लिए, है ना, क्या इसको जीतने के लिए, तो वीना को जीतने के लिए वॉर को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना। साथ ही हम लोग लैम्बर्डी एंड क्या देखेंगे हम लोग, तो लोम्बार्डी क्या करेंगे हम लोग, लोम्बार्डी देखेंगे हम लोग, लोम्बार्डी। और हम लोग बात करेंगे किसकी अगर, तो मोडेना एंड क्या देखेंगे हम लोग, मोडेना होंगे। और क्या हो जाएंगे हमारे, तो मोडेना के अलावा हमें क्या देखने को मिलेंगे, हमें परमा देखने को मिलेंगे ना, इटली के परमा याद होंगे आपको, तो इटली के क्या होते हैं, परमा। इसको जीतने के लिए लोग क्या करते हैं, वॉर को एक ऑर्गेनाइज करते हैं 1848 में। इसके बाद जो हमारा टाइम पीरियड स्टार्ट होता है वो कब से होता है हमारा 1861 में। अब 1861 में क्रूजली क्या होता है हमारा, तो 1861 के अंदर क्या होते हैं हमारे विक्टर इनामुअल, क्या होते हैं हमारे विक्टर होते हैं, इमैनुअल होते हैं, कौन होते हैं, विक्टर। क्या करते हैं, तो जो विक्टर इमैनुअल सेकंड ये क्या करते हैं, सेकंड प्रोक्लेम होते हैं, क्या होते हैं ये, प्रोक्लेम इनको किया जाता है, प्रोक्लेम किंग ऑफ, किसके किंग, तो इनको किंग प्रोक्लेम किया जाता है यूनाइटेड इटली का, प्रोक्लेम किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, यूनाइटेड इटली का इनको क्या किया जाता है, किंग इनको प्रोक्लेम किया जाता है। एंड जो हम लोग बात करते हैं किसकी, 1871 की, तो लास्टली 1871 के अंदर हम लोग क्या होता है, तो रोम को क्या किया जाता है, रोम को क्या किया जाता है, डेजिग्नेटेड किया जाता है, रोम डेजिग्नेटेड एज द, क्या होंगे मेरे, रोम डेजिग्नेटेड एज द कैपिटल, तो रोम को कैपिटल किसका डेजिग्नेटेड किया जाता है, किंगडम ऑफ इटली का, किसका, कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ इटली। इसको इटली का क्या किया जाता है, किंगडम, इटली के किंगडम का इसको कैपिटल क्या क्या रोम को डिक्लेयर किया जाता है, डिजिग्नेट किया जाता है। एंड इसके बाद क्या होता है हमारा कंप्लीटली इटली का क्या होता है हमारा यूनिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर हमारे क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें क्या बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग देखेंगे द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ इंडिया। अब इंडिया में हम लोग क्या बात करते हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस की बात करते हैं, तो क्या हमारा जो आईटी हमारा है, इसके अंदर आईटी ने क्या किया हमारा, बहुत ही एक सिग्निफिकेंट रोल क्या किया है, प्रमोट किया है, क्या किया है, तो सिग्निफिकेंट रोल आईटी ने क्या किया है हमारे कंट्री में डेवलपमेंट के लिए क्या किया इन्होंने प्ले किया है। अगर हम इनके रोल की बात करें तो किस तरह से हमारे टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ने क्या किया हमारे कंट्री के डेवलपमेंट, इन्होंने क्या किया है, बहुत ज़्यादा क्रूशल एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या किया गया है, रोल प्ले किया गया है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे क्या किया गया, क्रूशली रोल प्ले किया गया है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, प्रोसेस ऑफ इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू significant influence of information technology IT and electronic industry।
तो इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, बताना है कि आखिर किस तरह से आईटी के आने से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से इंडिया ने क्या किया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस देखने को मिला है, कंट्री का कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है। तो इसके हम बात करेंगे आईटी के आने से, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के आने से हमें क्या देखने को मिला है, तो एक न्यू वे ऑफ जॉब लोगों को मिला है, जिसके थ्रू हम लोग क्या देखेंगे, तो इसमें क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट क्या हुई है, तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोग क्या देखेंगे, जो एम्प्लॉयमेंट हुई है लोगों को मिली है, जॉब्स क्या हुई है, क्रिएट हुई है ना, जॉब्स क्या हुई है इसके अंदर में हमें क्रिएट होती हुई देखी है। आगे हम लोग बात करेंगे जॉब क्रिएट के अलावा इससे हमें क्या देखने को मिलता है, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं। जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हुए हैं वो क्या हुए हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं। और फाइनेंशियल रिसोर्स के डेवलप होने के अलावा हमें और चीज़ें क्या देखने को मिली है, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज डेवलपमेंट के अलावा हमें क्या मिला है, लोगों के इनकम वेल्थ में क्या देखने को मिली है, इक्वालिटी मिली है। इनकम एंड वेल्थ में क्या देखने को मिली है, लोगों के इनकम एंड वेल्थ के अंदर कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिली है, इक्वालिटी हमें देखने को मिली है आईटी के आने से, है ना। एक न्यू वे ऑफ जॉब ही कंप्लीटली क्या हुई है, इंडिया के अंदर डेवलप हुई है। जैसे अभी के टाइम पे क्या, जैसे कोविड हमारे कंट्री में आई, तो कोविड के बाद सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग्स क्या थे, बंद थे। तो वहाँ पर क्या हुआ, हमारा आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कारण हमें क्या देखने को मिल रहा है, आज आप लोग क्या कर पाते हो, ऑनलाइन पढ़ पाते हो। तो यहाँ पे जब ऑनलाइन एजुकेशन हमारा शिफ्ट हुआ है, इससे क्या मिली है, एक न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटी क्या हुई है, हमारे कंट्री में डेवलप हुई है, क्रिएट हुई है। अब इससे क्या होगा, लोगों को फाइनेंशियल रिसोर्स डेवलपमेंट होगा, इनकम और वेल्थ भी लोगों के पास आएंगे, जिससे कहीं ना कहीं ओवरऑल पीपल का जो डेवलपमेंट हमें होता हुआ दिखेगा ही दिखेगा, साथ ही हमारे ओवरऑल कंट्री भी क्या होगी, इससे डेवलप होती हमें क्या दिखेगी, मिलेगी। इसके साथ हम लोग और अगर बात करें तो इसके आने से क्या हुआ है, जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये भी कहीं ना कहीं क्या हुआ है, हमारे ह्यूमन डेवलप इंडेक्स को क्या करने में, इम्प्रूव करने में इसने क्या किया, बहुत ही वाइटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्या किया, इसने प्ले किया है। आगे हम लोग बात करते हैं किन चीज़ों की। तो आगे हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 27। इसमें क्या बोलेंगे हमें, डिस्क्राइब एनी 3 फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है इनका मेन 3 फंक्शन क्या होता है। तो मेन फंक्शन की हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला फंक्शन तो क्या होता है इनका, इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करना। क्या करना, कॉन्टेस्ट इलेक्शन, है ना। सबसे पहला काम तो इनका क्या होता है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, कॉन्टेस्ट देना, भाग लेना। इसके बाद क्या, जो जीती हुई पॉलिटिकल पार्टी करती है फॉर्मिंग गवर्नमेंट। अब जो जीती हुई हमारी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो क्या करेगी, हमारी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करेगी। तो मेन फीचर क्या हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट, कि पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले तो क्या करेगी, इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेगी। दूसरे पॉइंट आप क्या लिखोगे इसके अंदर, कि फॉर्म, गवर्नमेंट को क्या करेंगे, वो फॉर्म करेंगे। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करेंगे हम लोग, तो वोटर्स के इंटरेस्ट को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। अब क्योंकि सरकार ये चुन कर के आएगी, तो पॉलिटिकल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्या करे, सोसाइटी वेलफेयर के लिए क्या करे, सोसाइटी वेलफेयर के लिए क्या करे, ये वर्क करे, है ना। वर्क फॉर सोसाइटी वेलफेयर, लोगों की भलाई के लिए क्या करे, काम करे, है ना। सोसाइटी वेलफेयर में वर्क करेंगे, है ना, प्रमोट करेंगे। पीपल इंटरेस्ट हम लोग बोल सकते, क्या बोल सकते हैं, पीपल इंटरेस्ट को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, प्रमोट पीपल इंटरेस्ट, है ना। ये 3 पॉइंट्स आप बहुत इजीली क्या कर, 3 फंक्शंस आप अपने पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन में ये 3 पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। आगे हमारा क्वेश्चन है, हाउ कैन द फॉर्मल सेक्टर लोन्स बी मेड बेनिफिशियल पुअर फार्मर्स एंड वर्कर्स। यानी कि क्या बोला गया, अगर फॉर्मल सेक्टर से क्या करते हो, लोन लेते हो, तो जो गरीब किसान हैं, जो गरीब लोग हैं, फार्मर्स हैं, जो गरीब मजदूर हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या होगा, तो उनके लिए ये चीज़ें क्या होंगी, ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी, ज़्यादा उनके लिए सही होगा। इसका हमें क्या करना है, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग लोन के क्रेडिट सेक्टर की बात करते हैं। 2 सेक्टर हमें देखने को मिलते हैं, एक तो आपका फॉर्मल है ना। इसमें हम लोग पहला सेक्टर की हम लोग बात करें तो पहले तो हमें क्या देखने को मिलते थे, फॉर्मल देखने को मिलते थे, है ना। और दूसरे हमें क्या देखने को मिलते हैं, इनफॉर्मल। अब इनफॉर्मल में क्या होता है हमारा, हम लोग इसी से क्या करेंगे, समझेंगे। इनफॉर्मल में क्या होता है, आपने अपने क्या, अपने रिलेटिव्स के पास चले गए कि पैसा नहीं है दे दो,
वो लोग सिंपली क्या करेंगे, पैसे तो आपको देंगे, लेकिन आपसे जो इंटरेस्ट लेते हैं, क्या लेते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका होता है वो बड़ा हाई होता है ना। जिस कारण आप क्या कर पाते हैं, फिर जो हम लोग क्या देखते हैं, और अगर हम लोग बात कर लें इसके अंदर, तो जो साहूकार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साहूकार जो होते हैं हमारे लैंडलॉर्ड्स हो गए, है ना, जिसको हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये सभी क्या करते हैं, काफ़ी हाई रेट पे क्या करते हैं, हमसे इंटरेस्ट लेते हैं, है ना। हाई रेट पे इंटरेस्ट हमसे क्या करते हैं, रेट इंटरेस्ट इनका क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिस कारण से हम लोग क्या कर पाते हैं, इनका प्रिंसिपल चुकाने के अलावा, इनका प्रिंसिपल हम क्या कर चुका नहीं पाते हैं, इनका हम लोग जो इंटरेस्ट होता है वो भी कभी क्या कर पाते हैं, भर नहीं पाते हैं, जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं, डेब्ट के ट्रैप में हम लोग क्या करते हैं, फंसते जाते हैं। इस कारण से हमें क्या दिया गया, जो फॉर्मल सेक्टर है ये हमारे लिए क्या, जो गरीब पुअर फार्मर्स हैं, पुअर वर्कर्स हैं, इनके लिए फॉर्मल सेक्टर से रूल लेना ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है हमारा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा होता है, इंटरेस्ट रेट की बात करूँ तो क्या होता है, लो होता है ना, लो, काफ़ी लो होता है एज कम्पेयर टू द इनफॉर्मल सेक्टर, जिस कारण से क्या होता है, डेब्ट के ट्रैप में नहीं फंसते हैं, इजीली क्या कर पाते हैं, इन्होंने जो पैसा लिया है बैंक से, लोन जो लेते हैं उसको इजीली क्या कर पाते हैं, लोग चुका पाते हैं, है ना। तो ये हमारे लिए क्या है, तो ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सी होगी, हमारी फॉर्मल सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे आप डेब्ट के ट्रैप में नहीं फंसते हो, इंटरेस्ट रेट आपको फॉर्मल में हाई देखने को नहीं मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे किसके, क्वेश्चन नंबर 28 के। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है, एग्जामिन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ अ कंट्री, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर है उसका कंट्री के डेवलपमेंट में एंड कंट्री के वेल बीइंग में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, क्या उनका रोल है। तो हम लोग पब्लिक सेक्टर कंपनी की बात करें या पब्लिक सेक्टर, इसमें हमें क्या देखने को मिलते हैं, ये जॉब्स क्रिएट करती हैं। क्या क्रिएट करेंगे ये, तो पब्लिक सेक्टर जितने भी कंट्री के अंदर होंगे, ये कंट्री में डेवलपमेंट कैसे करते हैं, क्योंकि जॉब्स क्रिएट करते हैं, और जब जॉब्स क्रिएट होगी, लोगों के पास पैसा आएगा, तो सिंपली है कि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है, वो आपको क्या दिखेगी, बेटर होती दिखाई देगी, जिससे कहीं ना कहीं कंट्री का भी वेल बीइंग होगा, लोगों की भलाई हो रही है, मतलब क्या, लोग उस देश के ही हैं, तो ओवरऑल कंट्री भी क्या करेगी हमारी, वहाँ पर डेवलप करेगी। यानी कि पहला पॉइंट क्या होगा आपका, जॉब्स क्रिएट होता है। दूसरा हमें क्या देखने को मिलता है कि हम एक्सपोर्ट हमारा क्या होता है, बूस्ट होता है, यानी कि जब प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा करेंगे हम लोग, डेवलपमेंट पब्लिक सेक्टर करेंगे, तो हम लोग जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा क्या करेंगे, हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट वगैरह भी करेंगे, है ना, जिससे क्या मिलेगा हमें, मिलियंस ऑफ लाइफ्स क्या होगी हमारी, इंप्रूव करेगा। जो पब्लिक सेक्टर ही क्या करते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल्स की लाइफ को क्या करते हैं, मिलियंस ऑफ लाइफ्स ऑफ पीपल को क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल्स ऑफ लाइफ को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इफेक्ट हम लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं क्या करते हैं, ये इम्प्रूव करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनके अलावा आप बहुत सारे पॉइंट्स क्या कर सकते हो, अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है, तो नेक्स्ट हमारे हैं सेक्शन डी, यानी कि जो सेक्शन डी जो क्वेश्चन हमारा, ये कितने हैं हमारे, तो ये हमारे 5 मार्क्स क्या करेंगे, हमारे कैरी करेंगे, और टोटल हमें इसके अंदर 4 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। यानी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, तो एवरी क्वेश्चंस में आपको क्या देखने को मिलेंगे, ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यानी कि आपको 2 क्वेश्चन दिए गए, हर एक के साथ में आपको जो ज़्यादा इजी लगे, जो आपको लगे कि आपके लिए क्या था, बेनिफिट था, आपने उसको क्या क्या होगा, बहुत ही अच्छे से आई होप आपने बनाया होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 30 का, एक क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, जो हमारे 30 के एक क्वेश्चन है, इसमें हमें बात की गई है कि देयर वेयर अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस थ्रू विच इंडियन नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल। यानी कि क्या बोला गया है, वैरायटी ऑफ हमें क्या देखने को मिले थे, कल्चरल हमें प्रोसेस देखने को मिले थे, जो कि कहीं ना कहीं क्या करते हैं, पीपल्स के इमेजिनेशन के थ्रू क्या था, वो कल्चरल को प्रमोट किया था, जिसके कारण इंडिया के अंदर लोगों में क्या है, नेशनलिज्म लोगों के अंदर देखने को हमें मिला। तो उस पॉइंट को ही क्या करने, हमें बहुत ही अच्छे से क्या करने हैं, स्टेटमेंट को एनालाइज करने हैं, स्टेटमेंट को हमें क्या करने हैं, बहुत अच्छे से बताने हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे कि लेट 19th सेंचुरी, क्या लेट 19th एंड हम लोग किसकी बात करते हैं, अर्ली 20th सेंचुरी। अब इस टाइम पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में क्या हुआ था, हमारा लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली के 20th सेंचुरी में हमें क्या देखने को मिला था कि हम लोगों ने क्या किया था, तो क्रिएशन ऑफ, क्या किया था, हम लोग क्रिएट कर रहे थे, यानी सिंपल आप क्या बोल सकते हो, क्रिएशन ऑफ डिफरेंट
डिफरेंट इमेजेस, है ना, किसके इमेजेस हम लोग बना रहे थे, इमेजेस ऑफ भारत माता, है ना। इसी सेंचुरी के टाइम पे, इसी टाइम पे हम लोग क्या करते थे, भारत माता के हम लोग क्या कर रहे थे, अलग अलग हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्या कर रहे थे, यहाँ पर इमेजेस को हम लोग क्या कर रहे थे, बना रहे थे, पोर्ट्रे कर रहे थे। इसके अलावा हम लोग क्या करते थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे। किस चीज़ की हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे, है ना, बताओगे रिकॉर्डिंग किसकी कर रहे थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे हम लोग, कलेक्शन कर रहे थे, साथ में ही रिकॉर्डिंग हो रही थी हमारी, कलेक्शन हो रही थी। इसके अलावा हम लोग क्या कर रहे थे, पब्लिकेशन कर रहे थे, यानी कि छाप रहे थे किस चीज़ों को, तो हम लोग छाप रहे थे फोल्क टेल्स को। किसको, फोल्क टेल्स, यानी कि जो लोक कथाएं होती हैं, फोल्क टेल्स थी, या जो हमारे क्या थे, फोल्क टेल्स एंड फोल्क सॉन्ग्स, यानी जो लोक गीत होते हैं, लोक कथाएं होते हैं, इनको क्या किया गया था, इसी टाइम में लोगों के इसको रिकॉर्ड किया गया, लोगों के पास इसको उनके रीजनल लैंग्वेजेस में क्या क्या लोगों को पहुंचाए गए, उनको समझाई गई, जिस कारण से हमें क्या देखने को मिलता है, क्या कि हर पार्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, नेशनलिज्म हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हम लोग बात करें जिसको हम लोग क्या किया गया था, इसी टाइम पे हमने क्या किया था, अपने फ्लैग को डिजाइन किया था। क्या किया था हमने, एक अपने फ्लैग क्या किए थे, हमने फ्लैग हमने डिजाइन किए थे, जिसको हम लोग क्या करते थे, फ्लैग डिजाइन किया था, जिसको हम लोग क्या मानते थे, सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। क्या मानते थे हम लोग, सिंबल ऑफ नेशनलिज्म हम लोग मानते थे। इसके अलावा बात करोगे तो कुछ हमारे क्या थे, सॉन्ग, जैसे हम लोग बात करेंगे कहीं ना कहीं सॉन्ग की, जो नेशनल सॉन्ग अभी के टाइम पे कौन सा हमारा है, वंदे मातरम है। इसके थ्रू भी हम लोगों ने क्या किया था, लोगों के थ्रू नेशनलिज्म क्या की थी, कहीं ना कहीं पहुंचाई थी। एंथम के, जो कि हमारे नेशनल एंथम कौन से थे हमारे, जो अभी हमारे नेशनल एंथम है जनगण मन, तो इन चीज़ों के थ्रू भी हमने क्या किया था, अपने इन चीज़ों के थ्रू भी हमने क्या किया था, नेशनलिज्म को हम लोग पहुंचाया था। साथ में भारत माता की बात करें तो आपको दो नेम बहुत अच्छे से याद होंगे, कौन हमारे हैं, अबिंद्रनाथ टैगोर। कौन से हमारे हैं, अबिंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने भी क्या किया था, काफी क्रूशियल रोल प्ले किया था भारत माता की पेंटिंग के लिए। तो ये कुछ हमारे क्या थे, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे, पॉइंट्स थे, जिनके थ्रू हमने क्या किया था, लोगों में इंडिया के अंदर अलग अलग जगह से अलग अलग कल्चरल प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ था, हमें नेशनलिज्म लोगों के पीपल्स के इमेजिनेशन के थ्रू आए थे, है ना, नेशनलिज्म लोगों के अंदर हमें देखने को मिला था, ये अलग अलग प्रोसेस, कल्चरल प्रोसेस के थ्रू। आगे क्वेश्चन हमारा इसी में ऑप्शन बी हमारा जो क्वेश्चन इसका है, क्या है, हाउ वेयर द वेरियस सोशल ग्रुप्स इन्वॉल्व्ड इन द सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट। यानी सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट हुआ, जिसको हमने स्टार्ट कब किया था, यानी कि सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट जो हमारे कंट्री में होता है, वो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के बाद होता है। क्या होता है हमारा, तो जो हमारे कंट्री में सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट होता है, वो क्या होता है, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के बाद होता है। क्या होता है, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के बाद होता है, जिसमें क्या किया था, महात्मा गांधी ने क्या की थी, इसमें जर्नी की थी साबरमती से दांडी की, किसकी, साबरमती टू क्या की थी, दांडी का इन्होंने क्या किया था, जर्नी को इन्होंने क्या किया था, ट्रैवल किया था, जिसमें उनको ऑलमोस्ट 24 डेज के आसपास का समय लग गया था ना, 24 डेज उनको लगे थे। टोटल उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया था, 240 माइल्स इन्होंने क्या किया था, इसके अंदर कवर किया था। इनके साथ 78 क्या थे, अलग अलग लोग गए थे। तो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के बाद क्या होता है, हमारा सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट की हमारी क्या होती है, स्टार्ट होती है, उसकी शुरुआत होती है। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन कौन से सोशल ग्रुप्स थे जो कि हमारे क्या थे, इसके अंदर क्या थे, इन्वॉल्व थे। अब सबसे पहला हम लोग बात करेंगे तो रिच क्या थे, हमारे जितने भी रिच पीसेंट्स थे वो इसके अंदर इन्वॉल्व थे, है ना। इसके अलावा जो हम लोग पुअर पीसेंट्री देखने को, जो पुअर पीसेंट थे वो भी क्या थे, इसके अंदर इन्वॉल्व थे। साथ जो बिजनेस क्लास के लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, है ना, बिजनेस क्लास भी इसके अंदर क्या थे, हमें इन्वॉल्व होते दिखाई देते हैं। साथ ही हम लोग क्या करेंगे, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे वर्किंग क्लास के लोग थे, वुमेन भी थी, है ना, इसमें पार्टिसिपेट करती थी, है ना। अब हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करें जरा। तो पहला पॉइंट क्या था, जो रिच पीसेंट्स थे वो क्यों पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उनको ऐसा लगता था कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, एग्रीकल्चर हो ना हो, है ना, उनसे क्या कहता है, उनसे जो वो लोग क्या करते, जो टैक्सेस लेते थे वो क्या लेते थे, बहुत ज़्यादा हाई लेते थे। किससे, रिच पीसेंट से, है ना। टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई होती थी, फिक्स हो चुकी थी कि आपका प्रोडक्शन हो नहीं हो, आपको क्या करना पड़ेगा, इतना आपको टैक्स तो कम्प्लीटली क्या करने पड़ेंगे, पेयर करने पड़ेंगे। जिस कारण से ये लोग क्या करे गए, अगेंस्ट हो गए
इस मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। पुअर पीसेंट क्यों थे? ये बिगाड़ नहीं करना चाहते थे। बिगाड़ मतलब ये किसके अगेंस्ट में थे? अच्छा, ये जो अगेंस्ट थे ये किनके अगेंस्ट में थे? तो ये अगेंस्ट में थे किनके? तो ये चले गए हमारे रिच पीसेंट्स के अगेंस्ट में थे। ये क्या है कि आप हमसे फ्री का क्या करते हो, काम का तो करवाते हो, बिगाड़ करवाते हो, हमको वो नहीं करना। इसीलिए भी क्या इस मूवमेंट में इन्होंने भी क्या किया, पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा जो बिजनेस क्लास के लोग थे, क्या थे? तो जो बिजनेस क्लास के लोग थे ये किसके अगेंस्ट थे? गवर्नमेंट को। तो इनको ऐसा लगा कि अगर इनकी सरकार हमेशा रहेगी, ब्रिटिश हमेशा यहाँ पे रहेंगे, तो ये हमारे बिजनेस को क्या करने, ग्रो नहीं करने देंगे, जिस कारण से ये भी क्या चले गए, इनके अगेंस्ट में चले गए। एंड वुमेन का पार्टिसिपेशन किस लिए था? तो वुमेन क्या कहते, लिक्विड सॉस पे धरने देती थी ना, अल्कोहल वगैरह के लिए, तो इनका भी पार्टिसिपेशन था, इन चीज़ों के लिए था। साथ ही जो वर्किंग क्लास थे ये भी अगेंस्ट थे, किसके लिए? ये अगेंस्ट थे हमारे बिजनेस क्लास के अगेंस्ट में थे, जिस कारण से ये भी क्या कर रहे थे, मूवमेंट के अंदर ये भी क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट। इन्होंने भी मूवमेंट के अंदर में पार्टिसिपेट किया था। आगे हम लोग बात करते हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, है ना। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 30 क्या हो गए हमारे खत्म। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है 31। यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चन है। पहला हमारा है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, है ना। कितने अच्छे क्वेश्चन में दिए एग्रीकल्चर, क्योंकि इंडिया क्या है, अपने एग्रीकल्चर के लिए फेमस है। आज भी इंडिया के अंदर मोर देन हाफ ऑफ द पीपल क्या है, एग्रीकल्चर के अंदर ही हमारी क्या है, इन्वॉल्व है। तो हमें बताने हैं कि आखिर एग्रीकल्चर का इंडियन इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है ना। एग्रीकल्चर का इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अगर एग्रीकल्चर की। अब क्योंकि क्या हो रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो सिंपल सी बात है, लोगों का इनकम इससे हो रहा है। अब लोगों का इनकम है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, तो कंट्री का डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स हमारे कंट्री का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। साथ ही क्या करती है, जो हमारी एग्रीकल्चर है ये हमारी इंडस्ट्री को क्या करती है, सपोर्ट करती है। अब इंडस्ट्री को सपोर्ट कैसे करेगी? तो आप सोचो, इंडस्ट्री क्या हमारी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग करती है इंडस्ट्री हमारी। अब मैन्युफैक्चरिंग किसकी करेगी? तो मैन्युफैक्चर किसकी करती है? तो उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। क्या चाहिए उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए? रॉ मटेरियल चाहिए। अब रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? एग्रीकल्चर से मिलेगा। तो ये हमारे क्रूशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। साथ ही क्या करेंगे, तो एग्रीकल्चर ही क्या करते हैं, हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। इंटरनेशनल ये ट्रेड को भी क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। अब वो प्रमोट कैसे करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैश क्रॉप्स बोलते हैं। यानी कि हम लोग इनको सिर्फ और सिर्फ सेल करने के पर्पस से, बेचने के पर्पस से क्या करते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं, है ना। जैसे हम लोग बात कर लेंगे किसकी, टोबैको की। टोबैको हमारे हैं, शुगर केन है ना। ये सब हमारे कैश क्रॉप्स हैं, जिससे हमें क्या देखने को मिलता है, प्रमोशन भी देखने को मिलता है इंटरनेशनल ट्रेड का। इसके अलावा हम लोग और बात करेंगे किन चीज़ों की, तो हम लोग जो एग्रीकल्चर हमारे हैं, तो हमारे कंट्री के जीडीपी में कितने, हमारा कंट्री का जो टोटल जीडीपी उसमें अराउंड 17 to 20% क्या है, हमारी एग्रीकल्चर का ही कंट्रीब्यूट है। हमारे कंट्री के ओवरऑल जीडीपी के अंदर जो हमारी एग्रीकल्चर है वो 17 to 20% क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है कंट्री के ओवरऑल जीडीपी के अंदर में। साथ ही हम लोग बात करें, हम लोग कॉमर्शियल फार्मिंग भी करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? कॉमर्शियल फार्मिंग भी करते हैं। अब कॉमर्शियल फार्मिंग का मतलब क्या होता है, यानी ऐसे एग्रीकल्चर जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तो जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस पर्पस से करते हैं ऐसे को, तो इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस से करते हैं। यानी कि इसमें लैंड हमारे क्या होंगे, बहुत बड़े बड़े हमारे लैंड होते हैं। कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर क्या होते हैं हमारे, तो जो हमें लैंड देखने को मिलेंगे कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर, वो लैंड हमें क्या देखने को मिलेंगे, बहुत ही बड़े हमें लैंड देखने को मिलते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर में, है ना। इसके अलावा क्या होता है हमारा, जो कॉमर्शियल फार्मिंग में हम लोग क्या देखेंगे, बिजनेस पर्पस के लिए हमारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा। तो इसमें हम लोग सिंपली क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को ही बनाते हैं इसको हम लोग आगे चल के क्या कर सकें, ऐसे क्रॉप्स का ही प्रोडक्शन करते हैं मेनली बिजनेस के पर्पज से, कि क्रॉप्स को उगाएंगे और उसको मार्केट में क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। किस चीज़ के लिए, इनकम के लिए। तो इस तरह से ओवरऑल क्या होता है, हमारा जो एग्रीकल्चर है हमारी कंट्री की इकोनॉमी में क्या करती है वो, तो हमारी कंट्री के इकोनॉमी में क्या करती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल क्या करती है, प्ले करती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसके अंदर बी, एक्सप्लेन द टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स
टेकन बाय द गवर्नमेंट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। यानी कि क्या बोला गया हमारा कि जो हमारे कंट्री के जो रिफॉर्म्स हुए, कौन से रिफॉर्म, तो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। किसकी बात कर रहे हैं हमसे, तो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, और साथ ही में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो जो टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के थ्रू, ये फार्मर्स के इंटरेस्ट के लिए कितने अच्छे हुए हैं। यानी कि ये जो टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किया गया है कंट्री के अंदर गवर्नमेंट के थ्रू, इससे फार्मर्स को क्या बेनिफिट मिला है, इसके बारे में क्या करने हम लोगों को बताने हैं। तो हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स बात करते हैं। पहला हम लोग क्या लेते हैं, तो पहला हम लोग लेते हैं टेक्नोलॉजिकल को। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में हमने क्या देखा, जो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड थे रिफॉर्म्स, इसमें हमने क्या देखा कि हमने क्या देखा, तो हाई यील्ड वैरायटी का हमने सीड्स को क्या क्या यूज़ किया है, क्या किया हमने, हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स को हम लोग क्या किए हैं, यूज़ किया है ना। केमिकल फर्टिलाइजर्स बना, केमिकल फर्टिलाइजर्स को बनाया गया है इसके अंदर में, है ना। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे, तो हम लोगों ने क्या किया है, यूज ऑफ ट्रैक्टर, हम लोगों ने क्या किया, ट्रैक्टर का यूज किया है, यूज ऑफ ट्रैक्टर का हम लोगों ने क्या किया, यूज किया है। ये हमारे क्या है, तो टेक्नोलॉजिकल हमारे रिफॉर्म्स हमारे कंट्री के अंदर देखने को मिले हैं। इसके अलावा हम लोग जो इरिगेशन करते हैं, इरिगेशन जो हम लोग पहले करते थे और अब करते हैं, तो हमारी इरिगेशन क्या हुई है, अब पहले के कंपैरिजन में बेटर हुई है। इसके अलावा हम लोग और अगर कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करें, तो हम लोग क्या देखते हैं, तो अभी के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड, क्या करते हैं हम लोग, साइंटिफिक मेथड ऑफ एग्रीकल्चर करते हैं, साइंटिफिक मेथड ऑफ एग्रीकल्चर करते हैं हम लोग। अब साइंटिफिक मेथड में क्या होते हैं हमारे, जैसे में हम लोग क्या करते हैं, जैसे यही चीज़ों में केमिकल का यूज़ करना है ना, एक एक्यूरेट साइंटिफिक नॉलेज कितना हम लोग को प्रोडक्शन कितने लैंड पर करना चाहिए, ह्यूमिडिटी किस तरह की होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर अपने करते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं किन चीज़ों की, तो इसके अलावा हम लोग बात करेंगे अगर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की। किसकी बात करेंगे हम लोग, अगर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो हमें माइक्रो इरिगेशन सिस्टम हमें देखने को मिले, क्या देखने को मिले हमें, तो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम हमें देखने को मिले हैं इसके अंदर में। इसके अलावा हम लोग बात करें कुछ स्कीम्स की अगर, तो पहले हमारे क्या हो जाएंगे, PMKSY, क्या हो जाएंगे हमारे, एक स्कीम हमारे हैं PMKSY। अब ये क्या है हमारे, तो ये हमारे हैं प्रधानमंत्री, क्या है हमारे, तो ये हमारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके अलावा हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोगों ने क्या डेवलप किया है, मेगा फूड पार्क्स, क्या हमने डेवलप किया है, मेगा फूड पार्क्स इंस्टीट्यूट में हमारे आ जाएंगे मेगा फूड पार्क्स। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कोल्ड स्टोरेज की, हम लोग बात करेंगे किसकी बात करेंगे, कोल्ड स्टोरेज की बात करेंगे, वेयर हाउस की बात क्या करेंगे हम लोग, कोल्ड स्टोरेज एंड वेयर हाउस। ये भी क्या है हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल हमारे क्या है रिफॉर्म्स के लिए। तो ये कुछ हमारे क्या है पॉइंट्स हैं टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स को लेकर के और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को लेकर के। इन चीज़ों से हमें क्या देखने को मिला है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, फार्मर के बेनिफिट के लिए, फार्मर्स के अच्छे के लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने यहाँ पर वर्क किया है। आगे बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 32 है। तो 32 क्वेश्चन में क्या बोला, पहला 32 में क्वेश्चन ए में हमें बोला गया है हाउ डू वी एक्सेस आउटकम्स। अब डेमोक्रेसी के आउटकम्स को हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं, है ना, कैसे एसेस होते हैं वो। तो सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट कैसी होती है, हमारी अकाउंटेबिलिटी होती है। कैसी होती है, तो डेमोक्रेसी के अंदर जो हमें गवर्नमेंट देखने को मिलती है वो अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलती है ना। इसके अलावा क्या होती है, वो ट्रांसपेरेंसी होती है। गवर्नमेंट कैसी होती है, तो ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट होती है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिलता है, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेंगे। इनके अलावा हमें सोशल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, सोशल डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेंगे। एंड और हम कुछ पॉइंट्स के अगर डिस्कस करते हैं
तो हमें क्या मिलेगा, डिग्निटी एंड फ्रीडम हमें देखने को मिलते हैं। तो लोगों को क्या मिलती है, डिग्निटी एंड फ्रीडम देखने को मिलती है। डिग्निटी एंड क्या मिलती है, लोगों को फ्रीडम मिलती है। इसके अलावा जो हमारी डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है, सिटीजन्स को क्या मिलती है, वेल बीइंग के लिए काम करते हैं। क्या करते हैं, सिटीजन्स के लिए ये वेल बीइंग के लिए काम करते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, एजुकेशन एक फैक्टर हमारा इंपॉर्टेंट है ना। हेल्थ ये हमारा क्या है, कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, फैक्टर है। साथ ही लोगों की प्रॉस्पेरिटी के लिए वर्क करते हैं। अब प्रॉस्पेरिटी की हम लोग बात, लोगों की या खुशहाली की क्या करते हैं, बात करते हैं। किस तरह से लोग क्या रहे, खुश रह सके, खुशहाल जीवन जी सकें, ये सारी हमारे डेमोक्रेसी में क्या है, हमें आउटकम्स देखने को मिलते हैं उनके एक्सेस में। अगर हमें पॉइंट्स की बात करें तो पहला हमें पॉइंट क्या देखने को मिला, हमें अकाउंटेबिलिटी देखने को मिला। अब अकाउंटेबिलिटी में हमें क्या देखने को मिलती है कि जो अकाउंटेबिलिटी हमारी, तो गवर्नमेंट क्या होती है, जवाबदेह होती है। किसके थ्रू, लोगों के थ्रू। यानी कि आप जिस सरकार को चुन करके लाओगे वो आपके प्रति जवाबदेह होगी कि वो आपके लिए ठीक से काम कर रही है, नहीं कर रही है। ये उसके प्रति क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है कि वो आपको क्या करे, जवाब दे कि उसने आपके लिए काम ठीक से अगर नहीं किया तो क्या रीजंस रहे। तो यानी सिंपली गवर्नमेंट आपके लिए क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है। ट्रांसपेरेंसी होती है, यानी कि सरकार कोई भी है ना, कोई भी ऐसे लॉ नहीं बना सकती आपको बिना बताए, है ना। जो पार्लियामेंट के प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, उसी के थ्रू लॉ बनाएगी। उसमें कम्प्लीटली क्या रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। आपसे किसी तरह कोई बात सरकार क्या करेगी, नहीं छिपा सकती। साथ ही में क्या देखने को मिलता है कि जब कहीं हमें क्या देखने को मिलते हैं, तो जब कभी कहीं पे डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलता है तो वहाँ पर हमें ओवरऑल कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेनली क्या होता है, जहाँ पर डेमोक्रेसी होता है उस कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो क्या होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर होता है। इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, जैसे हमारे कंट्री की अगर बात करें तो हमारे कंट्री में सोशल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अलग अलग कास्ट को लेकर के, अलग अलग रीजन को लेकर के। तो इन सभी को प्रॉब्लम्स ना हो इन लोगों के बीच में, इनको ध्यान रखना है ना, किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम ना हो। ये डेमोक्रेसी में क्या करते हैं लोग, बहुत ही अच्छे से क्या कर पाते हैं, डेमोक्रेसी में सोशल डाइवर्सिटी को हम लोग क्या करते हैं, मैनेज कर पाते हैं, है ना। ताकि उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होती है, इसके अंदर होने की चांसेस कम होती है। क्योंकि जब भी क्या होती है हमारे डेमोक्रेसी में क्या देखने को मिलता है कि जब भी प्रॉब्लम्स होती है डेमोक्रेसी के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशंस के थ्रू क्या करते हैं, इन चीज़ों को रिजॉल्व कर लेते हैं। साथ ही लोगों को फ्रीडम मिलती है, लोगों को कुछ यहाँ पर राइट्स मिलते हैं। जैसे हम लोग बात करें, हमें क्या मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जो हमें कहीं ना कहीं क्या करते हैं, फ्रीडम देते हैं, है ना। हमें कहीं ना कहीं क्या करते हैं, ये फ्रीडम भी देते हैं। हमारी डिग्निटी को क्या करते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट इम्प्रूव करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होगी, जो डेमोक्रेसी में क्या होती है उसके आउटकम्स में हमें देखने को मिलता है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट होगी वहाँ के सिटीजन्स के लिए वेलबींग के लिए काम करती है। यानी कि उनका विकास करने के लिए काम करी, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए वर्क करती है। इसमें एजुकेशन, हेल्थ, ये बहुत ही क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे बन जाते हैं, है ना। तो ये कुछ हमारे क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें क्या करते हैं, हम लोग डेमोक्रेसी के आउटकम्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आगे, डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिमेटिव गवर्नमेंट। यानी कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो कैसी है, एक अकाउंटेबल है गवर्नमेंट है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है और साथ ही एक लेजिमेट गवर्नमेंट है। तो इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, या फिर इसको स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, बहुत ही अच्छे से एग्जामिन करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे तो डेमोक्रेसी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, तो सिटीजन्स के पास क्या होता है, सिटीजन्स हैव द राइट। इसके अंदर हमें क्या देखने को, जो सिटीजन्स होते हैं इनके पास राइट होता है टू चूज, किनको चूज करने के लिए, टू चूज रिप्रेजेंटेटिव। अपने क्या कर सकते हैं हम लोग, अपने रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग खुद क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, अधिकार होते हैं, राइट होते हैं, है ना। हम लोग अपनी इच्छा अनुसार अपने मन से क्या कर सकते हैं, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, जो हमारे सिटीजन्स होते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं किस चीज़ के अंदर, पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। क्या करते हैं,
डिसीजन मेकिंग में क्या करते हैं, जो भी हमारे डिसीजन मेकिंग के क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं, उसके अंदर सिटीजन्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ और पॉइंट्स की बात करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जामिन द प्रोसेस, हम लोग क्या करते हैं, सिटीजन्स क्या करते हैं। आगे हम लोग 2 पॉइंट को हमने क्या कहते हैं डिस्कस किया था। आगे हम लोग क्या देख लेते हैं, सिटीजन्स क्या करते हैं, हमने सिटीजन्स एग्जामिन करते हैं, क्या करते हैं, सिटीजन्स एग्जामिन्स द, सिटीजन्स क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, किस चीज को एग्जामिन करते हैं, प्रोसेस को, एग्जामिन द, उसको एग्जामिन करते हैं, बाय विच डिसीजंस आर मेड, बाय विच डिसीजंस आर मेड, किन प्रोसेस के थ्रू डिसीजंस को बनाया जाएगा, डिसीजंस को, फैसले को लिया जाएगा, उनको क्या करते हैं, एग्जामिन भी करते हैं। और हम लोग लास्ट बात करते हैं, सिटीजंस क्या करते हैं, कैन होल्ड प्रोटेस्ट, सिटीजंस प्रोटेस्ट भी करते हैं, सिटीजंस कैन प्रोटेस्ट, हम लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं। अगर सरकार का कोई भी ऐसा लॉ होता है जो हम लोगों को पसंद नहीं आती, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। जैसे अभी हाफ ईयर में आपने क्या देखा होगा, जो फार्मर्स हमारे हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना। अब क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी है, अब क्योंकि सरकार अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, लेजिटिमेट है, तो फार्मर्स क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अगर वो सरकार के किसी बिल के, किसी लॉ के, अगर उनको लॉ पसंद अगर नहीं आ रही, उनके फेवर में नहीं है, तो सिंपली क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। जिसमें गवर्नमेंट भी क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी, गवर्नमेंट भी क्या होती है हमारी, रिस्पॉन्सिबल। डेमोक्रेसी के अंदर हमें गवर्नमेंट क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल भी। कोई भी लॉ गलत हुए, कोई डिसीजन अगर गलत, रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली किसकी बनती है, हमारी गवर्नमेंट की ही बनती है। तो इन प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या देखते हैं कि हमारी इन स्टेटमेंट से पता हमें चली कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेसी जो होती है, ये अकाउंटेबल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होती है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होती है, और साथ ही में लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी ये होती है। आगे बढ़ते हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन में, सेक्शन डी के क्वेश्चन हमारे हैं 33 क्वेश्चन में पहला क्या बोला गया है कि एनालाइज द रोल ऑफ लिबरलाइजेशन इन द ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो लिबरलाइजेशन हमारा है उसका क्या रोल हमें देखने को मिलता है, इसके बारे में क्या किया गया, हमें बताया गया है। इसके बारे में क्या किया गया, हमसे स्टेटमेंट पूछी गई है। तो इसमें हम लोग सबसे पहला क्या देखेंगे कि लिबरलाइजेशन जब होगी, यानी लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपको थोड़ी बहुत लिबरल बनती है, यानी कि थोड़ी बहुत आपको छूट मिलती है ना, कुछ कुछ कॉन्टेक्स्ट में। जैसे आपको बिजनेस के अंदर छूट मिलेगी, इससे क्या होगा, सभी लोग आएंगे बिजनेस करने के लिए। अब जब सभी लोग बिजनेस करने के लिए आएंगे तो क्या इंक्रीज करेगा हमारा बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस के अंदर हमें कंपटीशन क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज होता दिखाई देगा। और जब कंपटीशन इंक्रीज होगा किसके बीच में, तो डोमेस्टिक बिजनेस के बीच में, डोमेस्टिक बिजनेस के बीच में हमें क्या देखने को मिलेगा, डोमेस्टिक बिजनेस के बीच में हमें पहला क्या देखने को मिलेगा, कंपटीशन हमें इंक्रीज होता दिखाई देगा। कंपटीशन क्या मिलेगा, हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। साथ ही क्या करेंगे, हम लोग प्रमोट करेंगे। किस चीज़ को प्रमोट किया जाएगा, जब लिबरल होंगे तो प्रमोट की जाएगी किन चीज़ों को, तो हम लोग प्रमोट करेंगे फॉरेन ट्रेड को, है ना। फॉरेन ट्रेड को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली प्रमोट करेंगे। अब जब प्रमोट की जाएगी किसको, फॉरेन ट्रेड को। अब जब हम लोग क्या करेंगे, फॉरेन ट्रेड को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। अब जब फॉरेन ट्रेड को प्रमोट किया जाएगा, इससे हमें सिंपली क्या देखने को मिलेगा, जब फॉरेन ट्रेड हमारा प्रमोट होगा तो हम लोग किस चीज़ को रेगुलेट कर पाएंगे, तो हम लोग रेगुलेट करेंगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि जो भी ऐसी चीज़ें जो कि हमें ज़रूरत है, हमारे कंट्री में उन चीज़ों की ज़रूरत है, हमारे कंट्री में वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, दूसरे कंट्री से मंगवाएंगे। और साथ ही कुछ ऐसी जैसे हमारे कंट्री में कुछ सरप्लस अमाउंट में चीज़ें हो रही हैं जो हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा ग्रो करती हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अदर कंट्री को एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ये भी चीज़ें क्या करेंगे, हमारी डेवलप होंगी। इसके अलावा क्या होंगी, तो इसके अलावा हमें टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव देखने को मिलेगा, इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या करेगी, हमारी इम्प्रूव्ड होगी। टेक्नोलॉजी क्या होगी, हमारी इसमें इम्प्रूव होगी। और जब हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी तो इसके इम्प्रूव होने के बाद ही क्या होगा, हमारा फॉरेन कैपिटल भी हमें देखने को मिलेगा। जो विदेशी कंपनी है
वो भी क्या करेंगे, हमारे कंट्री में क्या करेंगे, फॉरेन कैपिटल का क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री के अंदर क्या होगा, हमें दिखता हुआ दिखेगा। अगर हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, थोड़ी लिबरल बनती है बिजनेस को लेकर के, और इससे क्या होगा, लोगों को बिजनेस करने में थोड़ी बहुत क्या मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी, छूट मिलेगी, जिसमें बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां वो क्या करेंगी, हमारे इंडिया के अंदर आएंगी बिजनेस करने के लिए। एंड लास्टली हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, हमारा एक ग्लोबल मार्केट क्या होगा, हमारे कंट्री में डेवलप होगा। क्या होगा डेवलप हमारे कंट्री के अंदर, एक ग्लोबल मार्केट क्या होगा, एक ग्लोबल मार्केट क्या होगा हमारे कंट्री के अंदर डेवलप करेगा। क्या करेगा, एक ग्लोबल मार्केट हमारे कंट्री के अंदर क्या होगा, यहाँ पर डेवलप होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारे हैं, एग्जामिन 5 फैक्टर्स टू प्रमोट प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी कि ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, ग्लोबलाइजेशन को हम लोग क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो हम लोग को क्या करने हैं, 5 ऐसे हमें क्या करने हैं, पॉइंट्स बताने हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, अपने ग्लोबलाइजेशन को हम लोग क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। यानी कि इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो अलग अलग कंट्री हैं वो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से कम्प्लीटली जुड़ जाएंगी, है ना। जैसे हम लोग मॉडर्न टाइम में क्या देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हम लोगों ने क्या देखा, जैसे अभी के टाइम पे क्या है, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हर कंट्री क्या है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर किसने प्ले किया अभी के टाइम पे, हमारे इंटरनेट ने। यानी कि आपके हाथ में जो आपका क्या है, फ़ोन है, उस फ़ोन के थ्रू आप क्या कर रहे हो, पूरी दुनिया से कहीं ना कहीं क्या आप कनेक्टेड होते हो, ग्लोबलाइज होते हो, है ना। हर जगह पे क्या न्यूज़ चल रही है, उनके प्रोडक्ट्स हो गए, उनकी चीज़ें हो गई, हम लोग इजीली क्या कर पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं। तो हम लोग प्रोसेस की बात करें, कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, हमारा ग्लोबलाइजेशन हमारा क्या होगा, प्रमोट होता है। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस। अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो तो इंटरनेशनल बिजनेस के साथ क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन क्या होगा, प्रमोट होगा। अलग अलग कंट्री के रिलेशन क्या होंगे, आपको बेहतर होते दिखाई देंगे। साथ ही एक दूसरे का कल्चर आपको क्या होगा, आप एक दूसरे कल्चर को बेटर क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। साथ ही हम लोग क्या देखते हैं, तो जो माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन के थ्रू भी क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन प्रमोट होगा हमारा माइग्रेशन के थ्रू। यानी कि जब आप क्या करोगे, आप अपने देश को छोड़ के, यानी कि आप क्यों अपने देश को छोड़ोगे, सिंपली आप इमेजिन करो, यूएस का कोई एक पर्सन है, वो आके इंडिया में हमारे बस गया, माइग्रेट कर गया, कहाँ पे, हमारे इंडिया के अंदर। तो क्या इससे दो कंट्री आपस में जुड़ी, क्या हम लोग उसके कल्चर को समझ पाएँ, क्या वो हमारे कल्चर को समझेंगे, नहीं समझेंगे। इससे भी क्या होगा, हमारा ग्लोबलाइजेशन हमारा क्या होगा, प्रमोट होगा हमारा। साथ ही इससे क्या होगी, हमारे नॉलेज कल्चर को हम लोग क्या कर पाएंगे, जो नॉलेज है कल्चर, जैसे हम लोग एक दूसरे के नॉलेज एंड कल्चर को जानेंगे, वैसे ही दुनिया हमारी जो वर्ल्ड है वो क्या हो जाएगी, छोटी होती जाएगी, क्या होती जाएगी, ग्लोबलाइज होती जाएगी कहीं ना कहीं। आगे हम लोग और बात करें तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारे देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, जो कैपिटल और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ हैं। जैसे आप क्या करते हो, पैसा लगाते हो किसी दूसरे कंट्री के अंदर, क्या करते हो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हो। अगर मान लो कि यूएस ने क्या किया, इंडिया के अंदर अपने कैपिटल को इन्वेस्ट किया, तो क्या यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल क्या हो रहा है, हमारा ग्लोबलाइजेशन हमारा यहाँ पर हो रहा है। तो इन कुछ पॉइंट शुरू क्या होंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन को प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, हम लोग बेहतर कर सकते हैं ना, डिजिटली ग्लोबलाइजेशन। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे क्या है, डिजिटली, है ना। हमारा इंडिया कैसा हो रहा है, डिजिटल इंडिया हमारा बन रहा है। तो इस डिजिटल इंडिया इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके पास है, तो इसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, जैसे आपकी फेसबुक पे आईडी होगी, आपकी फेसबुक पे अकाउंट होगी, तो उसके थ्रू आप क्या हो, पूरी दुनिया से कहीं ना कहीं आप क्या हो, कनेक्टेड हो। तो पूरी दुनिया क्या हो चुकी है, एक आपके फ़ोन में सिमट के आ चुकी है। एक आपका किसका बेहतर एग्जाम्पल है, तो ये आपके ग्लोबलाइजेशन के क्या है, बेस्ट आपके क्या है एग्जाम्पल है। इनके थ्रू क्या होता है, हमारा ग्लोबलाइजेशन क्या होगा हमारा और अच्छा हो। इसमें सबसे हम लोग इम्पोर्टेंट क्या देखा कि हमारी टेक्नोलॉजी है, क्या है हमारी जो टेक्नोलॉजी है, ये भी कहीं ना कहीं क्या करती है, हमारी ग्लोबलाइजेशन को क्या करती है, प्रमोट करने में क्या करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्या करती है, प्ले करती है। तो यहाँ पे क्या होंगे, हमारे जो सेक्शन हमारे डी थे वो भी क्या होंगे, हमारे खत्म हो गए। जो लास्ट सेक्शन हमारे हैं वो हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी कि सेक्शन सी। टोटल हमें इसके अंदर 3 हमें केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। और हर एक क्वेश्चन क्या करेंगे, हमारे 3 मार्क्स को क्या करने वाले हैं,
कैरी करने वाले हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने पढ़ लेते हैं केस बेस्ड हमारे क्या बोल रहे हैं। पहला हमारा है न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर में क्या बोला गया हमारा, तो न्यूज़पेपर के बारे में हमें यहाँ पे छोटा सा क्या किया गया, इंट्रोडक्शन बेसिस पे कुछ पॉइंट दी गई है, उसके बेस पे हमें क्या करने हैं, अपने कुछ क्वेश्चंस को हमें आंसर करने हैं। टॉपिक हमारा है वाई न्यूज़पेपर, यानी कि न्यूज़पेपर क्यों, है ना, उससे कॉन्टेक्स्ट में हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट दी गई, उसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। पहला हमें बोला गया है कृष्ण जी त्रिम्बक रनाडे इनहैबिटेंट ऑफ पूना इंटेंट्स टू पब्लिश अ न्यूज़पेपर, यानी कि क्या पूना के इनहैबिटेंट्स हैं कौन से, हमारे कृष्ण जी त्रिम्बक रनाडे, वो क्या करना चाहते हैं, तो उनको इंटेंट किए हैं किस चीज़ को, तो एक न्यूज़पेपर क्या करते हैं, मराठी लैंग्वेज में पब्लिश करना चाहते हैं, विथ अ व्यू ऑफ अफोर्डिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन एवरी टॉपिक ऑफ लोकल इंटरेस्ट, यानी कि जो लोकल न्यूज़ होगा, लोकल इंटरेस्ट ऑफ जितने भी न्यूज़ होगा उनको बहुत ही क्या करेंगे, अफोर्डेबल यूजफुल नॉलेज देंगे, यानी कि सही जानकारी देंगे, सही न्यूज़ उसके बारे में क्या करना चाहते हैं, लोकल के बारे में वो देना चाहते हैं। इट विल ओपन फॉर फ्री डिस्कशन ऑन सब्जेक्ट्स ऑफ जनरल यूनिटी, और ये क्या होगा, बिल्कुल फ्री डिस्कशन होगा, एक ओपन होगा किस सब्जेक्ट्स पे, तो जनरल यूनिटी है ना, जनरल यूटिलिटी पे जैसे हम लोग बात करेंगे, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कैसे होते हैं, स्पेकुलेशन कंडक्टेड होते हैं किसके थ्रू, जो एंटिक्विटीज के थ्रू, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू और क्यूरियोसिटीज के थ्रू, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द डेक्कन स्पेशली, और ये मेनली क्या करेंगे, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी स्पेशली किसको फोकस करेंगे, डेक्कन को। The patronage and support of all interested in the diffusion of knowledge and welfare of the people is earnestly solicited। आगे क्या बोला गया है, तो बॉम्बे टेलीग्राफ एंड कुरियर, यहाँ पे बॉम्बे टेलीग्राफ एंड कुरियर के बारे में हमारा जो कि है 6 जनवरी 1849। इसमें क्या बोला गया, द टास्क ऑफ द नेटिव न्यूज़पेपर्स एंड द पॉलिटिकल एसोसिएशंस इज आइडेंटिकल to the role of the opposition in the House of Commons in Parliament in England, यानी कि क्या बोला गया, जो हमारे न्यूज़पेपर नेटिव होंगे, जो पॉलिटिकल एसोसिएशन होते हैं, आइडेंटिकली रोल प्ले करते हैं अपोजिशन का, यानी कि सरकार के प्रति इनका अपोजिशन का क्या होता है, रोल प्ले होता है, यानी कि कहीं ना कहीं ये क्या करेंगे, सरकार के बारे में, सरकार की जो नाकामियां हैं, सरकार ने जो गलत काम किए हैं, जो उनसे गलतियां हुई हैं, उनको क्या करेंगे, लोगों तक ये पहुँचाने का काम करते हैं। दैट इज ऑफ क्रिटिकली एग्जामिन गवर्नमेंट पॉलिसीज, अब क्योंकि ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसी को क्रिटिकली क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट की क्या ज़रूरत है, सरकार को कैसे इम्प्रूव सरकार कर सकती है, उसमें क्या करते हैं, अपने ये सजेशंस देते हैं, सजेस्ट करते हैं सरकार को, किस चीज़ के थ्रू, बाय रिमूविंग दोज पार्ट्स दैट विल नॉट बी बेनिफिट्स ऑफ द पीपल, और इसके अंदर क्या करते हैं लोग, तो उस पार्ट्स को रिमूव कर देते हैं जो कि लोगों के बेनिफिट के लिए नहीं है, एंड ऑल्सो बाय इंश्योरिंग स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन, और ये भी फोकस करते हैं कि सरकार क्या करे, बहुत ही इजीली क्या करे, उनको इम्प्लीमेंट भी करे, बहुत ही जल्दी क्या करे, इम्प्लीमेंट करेगी। दीज एसोसिएशंस आउट टू केयरफुली स्टडी द पार्टिकुलर इशूज, और ये एसोसिएशन क्या करते हैं, हर इशूज को क्या करते हैं, बहुत ही डिटेलिंग बारीकी से क्या करते हैं, इशूज को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, गैदर डाइवर्स रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, और हर तरह के रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो इनके थ्रू क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको कलेक्ट करेंगे ऑन द नेशन एज वेल एज व्हाट आर पॉसिबल एंड डिजायरेबल इम्प्रूवमेंट, और साथ ही इसके अंदर जो पॉसिबिलिटी और डिजायरेबल इम्प्रूवमेंट क्या क्या किए जा सकते हैं उसके ऊपर भी क्या करते हैं, बात करते हैं। एंड दिस विल श्योरली कैन बी कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस, और इससे क्या होता है, आपका कंसिडर इन्फ्लुएंस बनता है। नेटिव ओपिनियन 3 अप्रैल 1817 है ये पाए। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस की अगर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, तो क्वेश्चन में पहला क्या बोला गया है, एनालाइज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रपोज्ड बाय रनादे फॉर पब्लिशिंग मराठी लैंग्वेज न्यूज़पेपर, यानी कि जो रनादे ने क्या किया था, जो पब्लिक न्यूज़पेपर को क्या किया था, उन्होंने प्रपोज किया था, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, तो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, इस व्यू के साथ उन्होंने स्टार्ट किया था। उनका व्यू ये था कि उनको लोगों को अफोर्डेबल यूजफुल इंफॉर्मेशन दी जाए एवरी टॉपिक पे, किसके, लोकल इंटरेस्ट को, ये इनका प्राइमरी यहाँ पर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव हमें दिखता है। आगे हम लोग देखते हैं, वाई डिड बॉम्बे टेलीग्राफ एम्फेसिस द रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन प्रमोटिंग वेलफेयर ऑफ डेक्कन ऑफ
वेलफेयर ऑफ डेक्कन रीजन। यानी कि सिंपली क्या करते हैं, डेक्कन रीजन के लिए क्या करते हैं, ज़्यादा क्या करते हैं यहाँ पर उन चीज़ों को, ये डेक्कन के लिए क्या करते हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा क्या करते हैं, फोकस करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने क्या किया है, डिस्कशन किया है, वहाँ पर जनरल यूटिलिटी की बात की गई है, वहाँ पे साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट की बात की है उन्होंने, साथ ही वहाँ पर इन्होंने क्या देखा है, एंटिक्स हैं, स्टैटिक्स हैं, जो कि वहाँ के हिस्ट्री से क्या है, कनेक्टेड है, साथ ही यहाँ पर का जो पैट्रोनेज है, जो सपोर्ट करते हैं ऑल इंटरेस्ट पे, ताकि जो लोगों का डिफ्यूज़न है, नॉलेज है, वेलफेयर है, वो क्या हो सके, श्योरली क्या कर सके, वहाँ पर लोगों को सही से जानकारी मिल सके। लास्ट हमारे हैं, व्हाट वेयर द की रिस्पॉन्सिबिलिटी एट्रीब्यूट टू नेटिव न्यूज़पेपर। जो नेटिव न्यूज़पेपर का मेन की हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें क्या देखने को मिलता है, हमें दो क्या करने हैं इसके अंदर बताने हैं। तो पहला तो हम लोग इस पॉइंट को ही लिख सकते हैं कि क्या करेंगे, एवरी इन्फॉर्मेशन देंगे, यूजफुल इन्फॉर्मेशन देंगे, लोकल इंटरेस्ट को, वहाँ के लोकल चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, जानकारी देते हैं। पहला इनका मेन हो गया। दूसरा क्या हो गया, ये इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करते हैं, यानी कि सरकार जब कोई लॉ बनाई, कोई उनकी पॉलिसी आई, तो अगर वो गलत है तो उसको ये क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, तो अमेंड करने के लिए क्या करेंगे, सजेशन देंगे कि आप उसको क्या करो, सुधारो। ठीक है, तो ये हमारे दो पॉइंट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपने मेंशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 35। ये हमारा क्या है क्वेश्चन, तो सैक्रेड ग्रोव्स अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीसीज, इसके बारे में हमें क्या करने हैं, पैसेज पढ़ के अपने आंसर्स को देने हैं। क्या बोला गया हमारा, नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ बेस्ड ऑन प्रेमिसेस दैट ऑल क्रिएशंस ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड। क्या बोला, जो नेचर का जो वर्शिप है, एक ओल्ड ट्राइबल हमारा क्या है, बिलीफ है, जो कि किसके ऊपर बेस करता है हमारा, कि जो क्रिएशन है नेचर का, हम लोग उसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। सच बिलीव्स हैव प्रिजर्व्ड सेवरल वर्जन फॉरेस्ट इन प्रिस्टाइन, है ना, और इसी के थ्रू क्या हो गया, हम लोग सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट हमें क्या देखने को मिलते हैं, हमें रिजर्व देखने को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग सैक्रेड ग्रोव्स बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेस, यानी कि देवी देवताओं को क्या बोलते हैं, हम लोग जंगल बोलते हैं। दिस पैचेस ऑफ फॉरेस्ट ऑफ ऑल ऑफ पार्ट्स ऑफ लार्ज फॉरेस्ट have been left untouched by the local people and any interference with them is banned। अब क्योंकि ये लोग इसको क्या मानते हैं, फॉरेस्ट गॉड एंड गॉडेस के फॉरेस्ट मानते हैं, तो यहाँ पर क्या है, तो इस जगह पर इनका जहाँ यहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट पार्ट्स ऑफ हैज़ बीन अनटच्ड, तो यहाँ पर लोग जाते नहीं है, लोकल पीपल को यहाँ पर क्या जाना क्या है, यहाँ पर बैन है, ताकि नेचर के थ्रू कोई भी इंटरफेरेंस ना किया जाए। आगे बढ़ते हम लोग, सर्टेन सोसाइटीज़ certain societies revere a particular tree which they have preserved from time immemorial, and the Santhals of छोटा नागपुर रीजन worshipped महुआ, यानी कि महुआ एक तरह का हमारा क्या है, फल होता है, जिसको लोग क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं उन चीज़ों को, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रासिया, लेफोलिया एंड ओडिशा एंड बिहार वर्शिप द टैमरिंड। हम लोग बिहार में, उड़ीसा में क्या करते हैं, टैमरिंड यानी कि इमली को क्या करते हैं, पूजा करते हैं। द टैमरिंडियस इंडिका एंड मैंगो यानी कि हमारा मैंगोफेरा इंडिका, मैंगोफेरा जो इंडिका आपको दिख रहा है, ये मैंगो क्या हमारा मैंगो का ये साइंटिफिक नेम है। साथ ही टैमरिंड आपने देखा है, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, टैमरिंडस इंडिका, हमारे टैमरिंड इमली का क्या है, साइंटिफिक नेम है। तो और हर जगह पे हम लोग क्या देखते हैं, टू मैनी ऑफ अस पीपल एंड बैनियन ट्रीज आर कंसिडरेबल सैक्रेड। और कहीं कहीं हम लोग बिहार में हम लोग क्या देखते हैं कि पीपल के पेड़ को, है ना, बरगद के पेड़ को हम लोग क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं, रिलीजियस मानते हैं, उसके हम लोग क्या करते हैं, पूजा वगैरह भी करते हैं। इंडियन सोसाइटी कॉम्प्राइजेस सेवरल कल्चर्स ईच विथ इट्स ओन सेट ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कंजर्विंग नेचर एंड इट्स क्रिएशन। यानी कि इंडियन सोसाइटी में क्या देखने को मिलता है, हमें अलग अलग सेवरल हमें कल्चर देखने को मिलता है, जिसमें हर किसी का अपना क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड होता है, जिसमें वो क्या करेंगे, नेचर को कंजर्व करते हैं, उसकी क्रिएशन को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। सैक्रेड क्वालिटीज आर ऑफ्टेन ascribed to springs, mountain peaks, plants and animals which are closely protected। यानी कुछ क्वालिटीज हम लोग सैक्रेड किसके अंदर देखते हैं, एनिमल्स के अंदर भी देखते हैं, है ना, प्लांट्स के अंदर भी देखते हैं, स्प्रिंग्स के अंदर, माउंटेन पीक्स के अंदर देखते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कैलाश पर्वत की हम लोग पूजा करते हैं, हम लोग गाय की पूजा करते हैं, पौधे की बात हम लोग तुलसी पौधे की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग इनको क्या मानते हैं, सैक्रेड हमारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, इनको मानते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इनकी
पूजा भी करते हैं। यू विल फाइंड प्लांट्स, सॉरी आगे हम लोग बढ़ते हैं, यू विल फाइंड ट्रुप्स ऑफ मकाज एंड लंगर्स अराउंड मेनी टेम्पल्स। आपका लंगर जैसे आपने क्या देखा होगा, जैसे मेनली आप गुरुद्वारे चले जाओगे तो वहाँ पर क्या होता है, हमेशा लंगर चलते रहती है। यानी कि जो गरीब लोग हैं, गरीब क्या कोई भी लोग क्या कर सकते हैं, जिनको खाने की इच्छा है वो लंगर में जाके क्या कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। साथ ही हमारे मंदिर में भी देखें, जैसे आपने इस्कॉन टेम्पल देखा होगा तो वहाँ पर भी क्या होता है, वो लोग भी क्या करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं इसको क्या मानते हैं, रिलीजियस मानते हैं, अपने धर्म से जुड़ा हुआ मानते हैं। दे आर फेड डेली एंड ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ टेम्पल डिवोट। वो लोग क्या करते हैं, उनको रोज खिलाते हैं और ऐसा मानते हैं कि वो क्या मंदिर में भक्त हैं, भगवान के क्या है वो भक्त हैं, इस कारण से क्या करते हैं, उनको खाना भी खिलाते हैं। इन एंड अराउंड बिश्नोई विलेज इन राजस्थान, साथ ही में राजस्थान में बिश्नोई विलेज में वो लोग क्या करते हैं, ब्लैक बक्स, याद है आपको ब्लैक बक्स, इसको हम लोग चिंकाड़ा बोलते हैं, है ना, याद करो। इसमें सलमान खान को क्या मिली है, सजा भी, इसमें केस चल रही है चिंकाड़ा को मारने के लिए। तो वैसा सजा क्यों दी गई है, क्योंकि राजस्थान जो बिश्नोई गांव के लोग हैं वो क्या करते हैं, चिंकाड़ा को क्या करते हैं, ब्लैक बक्स को क्या मानते हैं, अपना पवित्र मानते हैं। लोग धार्मिक चीज़ों से जोड़ करके देखते हैं, जिस कारण से वहाँ पे उनके ऊपर भी क्या चल रही है, अभी केस भी चल रही है ना। आगे बढ़ते हम लोग, नीलगाय पिकॉक्स कैन बी सीन एज, जैसे नीलगाय होते हैं हम लोग, पिकॉक को क्या हम लोग क्या देखते हैं, तो हम अपने कम्युनिटी का क्या करते हैं, इंटीग्रल पार्ट मानते हैं, जिस कारण से हम लोग इनको क्या करते हैं, हार्म नहीं पहुंचाते, इनको नुकसान हम लोग नहीं पहुंचाते। तो आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ डज ग्रुप रिलेट टू बिलीफ इन नेचर वर्शिप। अब नेचर वर्शिप में इनका बिलीफ कैसे आता है, तो सिंपली बात है, हम लोग ये मानते हैं कि जो हमारा जो ये चीज़ें किसके थ्रू, ये प्रिचाइन है किसके थ्रू, गॉड एंड गॉडेस के थ्रू, इसी के थ्रू हम लोग क्या मानते हैं, इनको अपना बिलीफ मानते हैं। नेचर का हम लोग क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, कि हम लोग मानते हैं कि जो जंगल हैं हमारे, ये देवी देवताओं के हैं, भगवान के बनाए हुए हैं, जो एनिमल्स हैं ये गॉड के थ्रू ही क्या किए गए हैं, ये सब क्रिएट की गई हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाउ डू कम्युनिटीज इनकॉर्पोरेट ट्रीज इनटू देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी कि ट्रीज को लेकर के कल्चरल प्रैक्टिसेस कैसे होती है, इसके बारे में क्या किया गया, हमें बताया गया। तो सिंपली हम लोग क्या देखेंगे, जैसे ट्रीज की बात करें, जब मुंडस क्या है, संथाल के, छोटा नागपुर के, वो क्या करते हैं, महुआ की वर्शिप करते हैं, है ना। हम लोग फिर से इसको देखते हैं, तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन को हम लोग अगर देख रहे हैं, तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, जो पीपल है ट्रीज को किस तरह से क्या करते हैं, अपने विशेष मानते हैं, एग्जाम्पल से बताने हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे, जो ट्रीज को क्या करते हैं, मुंडस और संथाल्स हैं, छोटा नागपुर रीजन के, वो क्या करते हैं, वर्षा महुआ के पेड़ की, है ना, कदम के पेड़ की पूजा करते हैं ना। साथ ही में क्या देखेंगे, ट्राइबल्स हैं किसके, ओडिशा एंड बिहार के, लोग क्या करते हैं, टैमरिंड इमली की पूजा करते हैं। साथ में हम लोग क्या करते हैं, मैंगो की भी वो लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। साथ ही ट्रीज ड्यूरिंग वेडिंग, है ना, शादी के दौरान इनको क्या माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। साथ में हम लोग क्या देखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि क्या करते हैं, पीपल एंड बनियन ट्री को भी क्या करते हैं, सैक्रेड पवित्र मानते हैं। इस तरह से क्या कर रहे हैं ये लोग, तो ट्रीज के थ्रू क्या कर रहे हैं, अपना इनकॉर्पोरेट दिखा रहे हैं एज ए कल्चरल प्रैक्टिसेस के थ्रू। लास्ट में लोग देखते हैं, एक्सप्लेन द कल्चरल वैल्यूज दैट कंट्रीब्यूट टू द को एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर। अब नेचर के थ्रू को एग्जिस्टेंस की हम लोग बात करें, तो कल्चरल वैल्यूज़ को हमें क्या करने हैं, एक्सप्लेन करना है। सिंपली इसमें हम लोग क्या मानते हैं, तो आप इसमें ये पॉइंट मेंशन कर सकती हो कि हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जो भी चीज़ें कर रहे हैं, अपने वैल्यूज़ जो हमारे, हम लोग ट्रीज़ की बात कर लें, एनिमल्स की बात कर लें, इसलिए हमारे लिए कल्चरल वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ऐसा मानते हैं कि इनको हम लोगों ने क्या किया है, तो इनको गॉड गॉडेस नहीं क्या कि भगवान ने इनको क्या किया है, बनाया है। और साथ ही हम लोग क्या करते हैं, इसको, तो इन चीज़ों को हम लोग अपने इंटीग्रल पार्ट मानते हैं, अपने कम्युनिटी का क्या करते हैं, हम लोग इसको अपने कम्युनिटी का इंटीग्रल पार्ट मानते हैं, जिस कारण से कोई भी क्या करते हैं, इसको हार्म नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमारा है 36, और ये हमारा है लास्ट पैसेज क्वेश्चन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पंचायती राज के बारे में हमें क्या की गई, बताई गई है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने पढ़ लेते हैं अपने स्टेटमेंट पैसेज को, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चंस के आंसर्स भी हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। पहला हमारा है, वी नीड टू गिव मोर पावर टू द पंचायत टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी एंड होप्स ऑफ द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पंचायती राज इस्टेब्लिशेस ट्रू डेमोक्रेसी। यानी कि पहला क्या बोला कि हमें पढ़ना है पंचायती राज के बारे में, कि क्या है हमारा थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, क्या हमारा थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट होता है हमारा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या बोला गया, वी नीड टू गिव मोर, क्या करना पड़ेगा, पंचायत को ज्यादा पावर देना पड़ेगा। किस चीज के लिए, टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का जो सपना था उसको सही करने के लिए, उसको साकार करने के लिए, एंड हमारे संविधान के जो मेकर्स हैं उनकी होप्स को क्या करने के लिए, बनाए रखने के लिए। पंचायती राज इस्टेब्लिशेस ट्रू डेमोक्रेसी, जब पंचायती राज होगा तो सही मायने में क्या आएगा, हमारे कंट्री के अंदर हमें डेमोक्रेसी हमारे कंट्री में मानी जाएगी। इट रिस्टोर पावर टू द ओनली प्लेस वेयर पावर बिलोंग्स इन अ डेमोक्रेसी इन हैंड्स ऑफ द पीपल। अब पंचायती राज क्या करते हैं, जहाँ पे लोगों को पावर मिलना चाहिए लोगों के इन हैंड्स में, वहीं पे क्या करती है पंचायती राज, वहाँ के लोकल पीपल को ही क्या करती है, इसके थ्रू पावर दी जाती है। गिविंग पावर टू पंचायत इज ऑल्सो अ वे टू रिड्यूस करप्शन एंड इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। अब क्योंकि आप क्या करोगे, पावर दोगे किसको, पंचायत को, तो पंचायत को जब आप पावर दोगे तो इससे क्या होगा, करप्शन कहीं ना कहीं कम होगा और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। When people participate in the planning and implementation of development scheme, जब लोग क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे इम्प्लीमेंटेशन में, प्लानिंग में, डेवलपमेंट स्कीम्स में, तो वहाँ पर हम लोग क्या देखने को मिलेगा, दे वुड नेचुरली एक्सरसाइज ग्रेटर कंट्रोल ओवर दिस स्कीम्स। तो वहाँ पर क्या मिलेगा, वो लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से स्कीम्स का, अलग अलग जो स्कीम्स होती है गवर्नमेंट उसका बेहतर तरीके से क्या कर पाएंगे, फ़ायदा उनको मिल पाएगी। अब क्योंकि इसमें हम लोग क्या करेंगे, करप्शन नहीं होगा, क्योंकि एलिमिनेट हो जाएंगे तो करप्शन होने के भी चांसेस क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। 10 पंचायती राज विल स्ट्रेथन द फाउंडेशन ऑफ आवर डेमोक्रेसी, और इसके थ्रू क्या होगा, जो पंचायती राज है हमारी क्या करेगी, हमारे डेमोक्रेसी के पावर को क्या करेगी, और ज़्यादा स्ट्रेथन करेगी, और ज़्यादा पावर को मजबूत करेगी। पहला क्वेश्चन हमारा इसके अंदर है, हाउ डज गिविंग पावर टू पंचायत रिलेट टू द विजन ऑफ महात्मा गांधी। अब इसमें रीजन पूछा है, तो महात्मा गांधी का विजन ये था हमारा कि अगर आप क्या करते हो, पंचायती राज को पावर देते हो तो वहाँ पर लोकल पीपल को पावर मिलेगा, और जब तक आप क्या करोगे, लोकल पीपल को पावर नहीं दोगे तो आपको उनकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी। वहाँ की जो लोकल पीपल की प्रॉब्लम है वो तो उनको पता है, तो उनके आप पावर दे दो उनको, जब उनको पावर मिल जाएगी तो उनकी क्या प्रॉब्लम है वो अपने आप ही क्या करेंगे, अपने प्रॉब्लम को सही कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है, एक्सप्लेन द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग पावर टू द पंचायत। अब पंचायत को पावर देने का मेनली पर्पस क्या है, अब मेनली पर्पस यही है कि इसको आप पावर दोगे तो करप्शन क्या होगा, रिड्यूस होगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी क्या करेगी, आपकी इंक्रीज करेगी। 2 पॉइंट आप लिख सकते हो इसके अंदर, क्या होगा, जब आप पंचायत को पावर दोगे तो मेन चीज़ें क्या होगी, तो एक तो करप्शन क्या होगा आपका कम होगा, दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारा है, हाउ डज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत राज कंट्रीब्यूट टू डेमोक्रेसी। अब पंचायत राज से डेमोक्रेसी को हम लोग क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करने, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने में क्या हेल्प मिलेगा, तो सिंपली हम लोग क्या देखेंगे, तो जब आप पीपल पार्टिसिपेट करेंगे, प्लानिंग करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे डेवलपमेंट स्कीम के अंदर, जब उनके पास लोकली पावर होगी, इससे क्या होगा, वो ग्रेटर कंट्रोल मिल पाएगा उनको उन स्कीम्स के ऊपर। अब इससे क्या होगा, मिडिल मैन क्या होंगे, एलिमिनेट होंगे, और जब मिडिल मैन ही एलिमिनेट हो जाएंगे तो करप्शन कम होगा, काम ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, जिससे हमें क्या देखने को मिलेगा, हमारी जो पंचायती राज है वो क्या करेगी, हमारे डेमोक्रेसी को एक बेटर क्या करेगी, स्ट्रेथन देगी, उसको बेटर क्या कर पाएगी, अच्छे से इस्टेब्लिश कर पाएगी। आगे बढ़ते हम लोग अपने लास्ट सेक्शन में, जो कि हमारे हैं सेक्शन एफ। अब सेक्शन एफ क्या है, हमारे मैप बेस्ड क्वेश्चन इसके अंदर है। अब हमारे पास मैप तो है नहीं, तो हम लोग सिंपली बस क्या कर लेंगे, आपने जो मैपिंग की होगी तो यहाँ पे आप लोग स्टेट वगैरह आप पूछ रहे हैं, प्लेस पूछ रहे हैं, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, उन चीज़ों को मेंशन कर लेंगे, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आपके जो आंसर्स हैं वो आपने आंसर मैपिंग में सही किया या फिर गलत किया है ना। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, तो जो भी प्लेसेस हैं हम लोग उनको क्या कर लेंगे, मेंशन कर लेंगे। पहला हमारा है 37A में क्या बोला गया, मैं मैप में आपके 2 प्लेसेस मिले होंगे A एंड B के थ्रू। पहला हमें क्या क्वेश्चन बोला है, द प्लेस वेयर जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस। जो आपके ए में करना बहुत इजीली आपको पता है, जलियांवाला बाग मैसेकर कहाँ पे हुआ था, तो वो हमारे अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, अमृतसर, और अमृतसर कहाँ पे हमारे है, पंजाब के अंदर हमारे है। नेक्स्ट आपका है सेकंड, इसको आपने बी में किया होगा सही, द प्लेस वेयर द सेशन ऑफ
इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1927। तो 1927 के अंदर जो कांग्रेस का हमारा सेशन होता है वो कहाँ पर होता है, वो हमारा मद्रास में देखने को, जो कि करंट हमारा क्या है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेन्नई बोलते हैं, तमिलनाडु के पार्ट में क्या होता है हमारा वो आता है। तो ये आपके ए वाले थे और ये आपके बी वाले। आई होप आपने मैप में क्या किया, बिल्कुल सही किया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग मैपिंग क्वेश्चन में ही। बी में क्या बोले हमें, ऑन द सेम पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग विथ सुटेबल सिंबल्स। यानी कि आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए, आपको करके कितने आने थे, 3 आने थे। तो हम लोग देख लेते हैं। पहला हमारा है भाखड़ा नंगल डैम, यानी कि भाखड़ा नंगल डैम हमारा कौन से स्टेट के अंदर है, तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो भाखड़ा नंगल डैम हमें हिमाचल प्रदेश एंड कहाँ, पंजाब के बॉर्डर पे हमें देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है हमें, पंजाब के बॉर्डर पे, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब के बॉर्डर पे हमें क्या होता है, ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा है नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये कहाँ पर हमारी है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके बाद हमारा है तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर हमारे हैं, महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पर हमारे हैं, महाराष्ट्र के अंदर है। एंड नेक्स्ट हमारे हल्दिया सी पोर्ट। तो हल्दिया सी पोर्ट हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर। कहाँ पर, वेस्ट बंगाल के अंदर। हमने क्या किया था अपने इसी चैनल पे, हमने क्या किया था, तो सीबीएसई के जो क्लास 10th के जो सैंपल पेपर थे हम लोगों ने क्या किया था, उसको डिस्कस किया। तो मैपिंग के बहुत सारे कोर्स आपको कहाँ से देखने को मिल रहे हैं, वहीं से आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन हमारे किसके लिए, विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है। यहाँ पर क्वेश्चन पहला क्या बोला, नेम द स्टेट जलियांवाला बाग टुक प्लेस। सेम क्या होंगे, हमारे पंजाब में हुए थे जलियांवाला बाग हमारे इंसिडेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेम द प्लेस वेयर INC इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1927। सेम हमारे कहाँ पर देखने को मिलेंगे, हमें मद्रास, चेन्नई के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा है नेम द स्टेट वेयर भाखड़ा नंगल डैम इज लोकेटेड। तो ये कहाँ पे आपकी, तो ये आपके हिमाचल प्रदेश एंड आपके पंजाब के बॉर्डर पे देखने को मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब के बॉर्डर पे। नेक्स्ट आपका है नेम द स्टेट वेयर, क्या आपके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेम द स्टेट वेयर तारापुर, क्या हमारे नेम द स्टेट वेयर तारापुर पावर पॉइंट इज लोकेटेड। तो तारापुर पावर पॉइंट कहाँ लोकेटेड आपका है, तो ये आपका महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पर आपका है ये, तो ये हमारे महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट हमारा है इन विच स्टेट इज द नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। एंड लास्ट हमारे हैं, है ना, इस सेशन के इस सैंपल पेपर, इस क्वेश्चन के हमारे लास्ट जो क्वेश्चन बच रहे हैं हमारे, नेम द स्टेट वेयर हल्दिया सी पोर्ट इज लोकेटेड। तो हल्दिया सी पोर्ट हमारा कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेटेड है। और यहाँ पर क्या हो गया, हमारा जो क्वेश्चन का डिस्कशन था हमारा SST का, ये हमारे पे क्या हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छी लगी होगी, है ना। तो जो भी आपके इसके अंदर डाउट्स अगर रह गए, कुछ आपको ऐसा लगे कुछ मिस्टेक्स हो चुकी हैं, कहीं पे कुछ एरर आपको जैसा लगे, तो आप क्या करोगे, हमें जरूर से बताओगे। और आपको हमारे डिस्कशन कैसे लगे, आप हमें जरूर से क्या करोगे, बताओगे। थैंक यू।